हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। एग्जाम करीब आ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहे होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? मैं हूँ आपके साथ। ये हमारी अगली मैथ्स की वीडियो है, इसमें आप कंटिन्यू करो। साइंस के और मैथ्स के दोनों पैरेलल चल रहे हैं, आप उसे बहुत इत्मीनान के साथ देखो। आप 100% नंबर लाओगे इन दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है? बस इत्मीनान के साथ आप पूरी वीडियो देखना, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पे आए हो तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये आपके काम की वीडियो है ना, इसीलिए आप इसे पूरा देखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो है ना, ये क्या है? रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या प्रकृत संख्या? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये वर्गमूल है, तो आपको पता है। मैं एक बार वर्गमूल आपको बता देता हूँ, ठीक है? 64 का वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? देखो कैसे करोगे। दो से लगते हैं ना, दो तिया 6, दो दो ना 4, फिर दो से लगाओगे 16 बार में कट जाएगा, फिर दो से लगाओगे 8 बार में कट जाएगा, फिर दो से लगाओगे 2 बार में कट जाएगा, फिर दो से लगाओगे 1 बार में कट जाएगा, ठीक है? वर्गमूल मेरे दोस्त क्या होता है? दो दो का जोड़ा लगता है। देखो, दो का जोड़ा लग गया, ये दो का जोड़ा लग गया। एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक कर दिया हमने। एक मिनट, एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट में मैं इसे रफ कर लूँ। एक मिनट। देखो, 64 लिखा है यहाँ पे। दो से करोगे 32 बार में, फिर दो से करोगे 16 बार में, दो से करोगे 8 बार में, दो से करोगे 4 बार में, दो से करोगे 2 बार में, ठीक है? ये होगा ना। दो का जोड़ा लग गया, दो का जोड़ा लग गया, दो का जोड़ा लग गया, ठीक है? जो जो जोड़ा लगा है उसमें से दो एक एक निकाल लो। इसमें से एक दो निकाल लिया, इसमें से एक दो निकाल लिया, और इसमें से एक दो निकाल लिया। देखो, दो दूना चार दूना आठ, तो वर्गमूल कितना हो गया? 8। ऐसे ही सबके निकालेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 8/9। इसका जो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 8/9। और इसका जब निकालोगे ना 16/9 का, तो क्या आ जाएगा? 4/3, है ना? तो इसका ऐसे जोड़ करोगे, कुछ भी जोड़ करोगे, तो देखो आपको ऊपर में भी कुछ आएंगे, नीचे में भी बट्टे के फॉर्म में आएंगे। क्या आएंगे? बट्टे के फॉर्म, मतलब P/Q के रूप में आएंगे, है ना? P/Q के रूप में आएंगे। तो P/Q के रूप में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे सारा संख्या मैं एक बार एक्सप्लेन किया हूं, आप इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है? देखो, पहले परिमेय संख्या क्या होता है? वही संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है? और Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे में क्या होना चाहिए? नीचे वाला जो है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो, 2/3 बट्टे के रूप में है तो परिमेय संख्या। 20/9 ये भी बट्टे के रूप में है तो ये भी पूर्णांक। देखो, 5 है, ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 5 के बट्टे में एक है मेरे। 5 के बट्टे पूछनी तो एक है, ये भी पूर्णांक है। -4 बोल दे, वो भी पूर्णांक है, क्योंकि -4 के बट्टे में एक लिख सकते हो ना आप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पूर्णांक क्या होता है। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? आगे हमने लिखा है, ठीक है? देखो, आगे लिखा है, इसकी विशेषता में हमने लिखा है, इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या आवर्ती होता है। शांत मतलब, या आवर्ती मतलब, मैं समझाता हूँ, ठीक है? देखो, अगर मान लिया जाए शांत मतलब, आपको पता होगा जैसे 2 से 5 में हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, है कि नहीं? पूरा पूरा करके ये तो शांत हो गया। लेकिन अब जैसे आप 3 से, अगर आप मान लिया जाए, मैं आपको कह दूं कि आप 20 में दे दो, है ना? 3 छक्का 18, कितने बच गए? 2। फिर इस पे जीरो डालोगे, 3 छक्का, फिर पॉइंट लगाओगे ना, 3 छक्का 18, फिर 2। ये बार बार आते रहेंगे ना, ये 6 6 6 6 बार बार आते रहेंगे। तो इससे बेहतर हम क्या करते हैं ना, ये जो है इधर का 6 हटा देते, इसके ऊपर हम बार, ऐसे बार का सिंबल लगा देते। इसका मतलब क्या है ना, ये जो 6 है बार बार आ रहे हैं, ठीक है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? या तो शांत होगा, या तो शांत हो जाएगा, या आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती हो जाएगा मतलब बार बार रिपीटेशन होता रहेगा, ठीक है? और परिमेय संख्या किससे कहते हैं? जिसे पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? याद रखेगा, याद रहेगा, ठीक है? जैसे रूट दो का वर्गमूल निकालोगे तो मतलब क्या होता है ना, वो एकदम निकल एग्जैक्ट नहीं निकल पाते। इसलिए मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई याद रखेंगे, अपरिमेय संख्या। √3 याद रखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो 0.101001000, देखो इसका कोई रिपीटेशन फिक्स नहीं है ना। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है एक के बाद जीरो 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 आ रहे हैं। देखो, एक के बाद यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक के बाद दो जीरो है, यहाँ एक के बाद तीन जीरो है, फिर होता है एक के बाद चार जीरो। कोई कहीं पर कोई फिक्स पैटर्न तो फिक्स नहीं हो रहा। अगर मान लिया चार चार बार बार आता रहता तो चार के ऊपर बार लगा देते, या चाहे दो पांच दो पांच दो पांच बार बार आता तो दो पांच के ऊपर क्या करते हैं? बार लगा देते। पर ऐसा तो है नहीं ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या कहेंगे इसे? ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है? लिखा है, इसका दशमलव प्रसार न तो शांत, न तो शांत। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे, प्लस का अनंत से लेकर माइनस का अनंत तक को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? पूर्णांक कहते हैं, ठीक? देखो, जैसे मान लिया जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे करके माइनस में जा सकते हैं। -1, -2, -3, -4, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है? अब देखो, मैं बताता हूँ पूर्णांक कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, ठीक है? एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया? मेरा धनात्मक पूर्णांक। और इधर का जो हो गया, वो मेरा क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है? अब देखो, बताता प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? गिनती वाली संख्या जो एक से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। नोट करके लिखा है हम, इसमें जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। जो अभी ऋणात्मक संख्या बोले या ऋणात्मक पूर्णांक बोले, जो हम अभी यहाँ पे हमने आपको बताया पूर्णांक में, वो क्या होते हैं? इसमें शामिल नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरा, ये लिखा है इसे 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z में। तो कहने का मतलब ये कि x y और z का वैल्यू पता चल जाए, काम बन जाएगा, है ना। देखो आपको पता होगा ऐसे फॉर्मेट जो लिखते हैं ना, गुणनखंड करने के बाद ही हमें मिलते हैं। तो 156 लिखोगे ऐसे, गुणनखंड कैसे कर, सबसे पहले दो, सबसे छोटा 2 से लगेगा। 2 से क्यों लगेगा, क्योंकि आखिरी अंक 2 से कट रहा है, इसलिए जो है ना पूरा संख्या 256 2 से कटेगा, है ना। इसलिए अब हम 2 से लगाते हैं। 2 से 2 सत्ता 14, 2 अट्ठा 16, है ना। 2 से लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18, ठीक है। फिर कितने से लग जाएंगे, 3 से, 3 का 3, 3 तिया 9। तो नहीं कटेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 2 बार है तो 2 का पावर में 2। देखो 3 कितनी बार है, 1 है तो बार है 3 का पावर 1। 13 कितनी बार है, 1 बार है 13 का पावर 1। तो देखो ये क्या होगा मेरा x का वैल्यू, ये मेरा क्या होगा y का वैल्यू, और ये मेरा क्या होगा z का वैल्यू। सबको जोड़ना है तो 2 1 3 1 4, क्या हो जाए, इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, p बटे 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में इसको आपको लिखना है, ठीक है। देखो 0.105, है ना। देखो कैसे करते हैं, पहले पॉइंट उड़ाते हैं तो हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 3 है, 1 2 3, तो 3 जीरो डाल दो इसमें, है ना। अब ऊपर नीचे पहले काट दो, ठीक है। ऊपर नीचे काटते हैं तो कैसे काटोगे आप, वो मैं बता दूं। 2 से मन हो, 3 से मन, जो से मन हो आप काट सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 है, हर शुरू अक्षर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो आपको 5 का विभाज्यता नियम पता होगा। अगर शुरू के अक्षर 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से कटते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से काटते हैं। देखो तो 5 दूना 10, 5 एकान 5, इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, कितना हो गया 21 बट्टा 200, ठीक है। लेकिन देखो नीचे वाले जो है ना, 2 के पावर m 5 के पावर n ऐसा करके लिखना है ना, इसका मतलब है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 2 से लगाएंगे 100 बार में कट जाएगा, 2 से लगाएंगे 50 बार में कट जाएगा, 2 से लगाएंगे 25 बार में कट जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 बार में कट, देखो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 कितने बार आ रहे हैं, 3 कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। सॉरी 2 कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। तो इसे क्या लिखोगे, 21 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो 5 का पावर 2, जो ऑप्शन में है वही मेरा आंसर हो जाएगा। 21 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर में 2, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, तो सी इज द राइट आंसर। हम अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं में मौसम मतलब महत्तम समावर्तक 25 है, लौसम मतलब लघुत्तम समावर्तक 50 है, दोनों संख्या का गुणनफल। तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुना लॉस होता है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप a और b का लघुत्तम निकालो, वही a और b का क्या निकालो, महत्तम निकालो, है ना। इसका एलसीएम निकाल दो और इसका एचसीएफ निकाल दो, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ तो इसका एलसीएम आएगा, कुछ ना कुछ तो इसका एचसीएफ आएगा। तो इन दोनों का जब गुना होता है ना, तो ये अगर लॉसो और मौसो जो निकालोगे, इसका जो गुना करोगे ना, वो क्या होते हैं, इन दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो लॉ से दे रखा 25, मौ से दे रखा 50, कह रहा कि संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो संख्या हम ए और बी कह देते हैं ना, यही पूछ रहा है ना हमसे, ए गुना बी क्या होगा। तो गुना करके देखो, शुरू वाला जीरो भूल जाते हैं, 5 को 25 से गुना करेंगे क्या होगा, 25 पंचे क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 125 हो जाता है। इस पे जीरो एक छोड़ा था हमने, जीरो लगा दिया तो 1250 हो जाएगा, है ना। तो इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। पहले विषम सम संख्या हम जान लेते हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो कहां से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13। अब देखो लेकिन हर एक के बीच दो दो का गैप है, हर एक के बीच दो दो का गैप है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सब में भी ऐसे ही होता है, विषम में भी दो दो का गैप होता है, सब में भी दो दो का गैप होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या, ठीक है। विषम संख्या समझ गए, आपको याद होगा इसका हम जनरल फॉर्म आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, जनरल फॉर्म होता है 2n प्लस माइनस 1, है ना, 2n प्लस माइनस 1। इस रूप का जो रहेगा नंबर वो क्या कहलाता है, मेरा विषम संख्या। तो अब याद होगा सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसका जनरल फॉर्म होता है 2n, है ना। n का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाता है, इस रूप का जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा सम संख्या, और इस रूप का जो भी हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाता है विषम संख्या, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं सम विषम के बारे में, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि एचसीएफ, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मौसा, मौसा मतलब एचसीएफ, है ना। दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, अगर याद करना है तो कर लो 1। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, याद करना है तो कर लो 2। दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा कितना होता है, 1, याद करना है तो कर सकते हो कोई एक, है ना। लेकिन मैं कहूंगा आप इसे याद मत करना, आप कोई भी दो एग्जांपल ले लेना विषम का और उसे एचसीएफ निकाल कर देख लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 3 का एचसीएफ निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है। एक ऐसे करके 3, है ना, एक तिया 3, है ना। यहाँ जो बचते वही हमारा एचसीएफ होता है ना। देखो एक एचसीएफ आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 7 और 9, 7 और 9 का मौसा निकाल, देखो 7 एकान 7, 2 बच गए, फिर ये वाला 7 हम इसमें डाल देते हैं, दो दो तिया 6, फिर 1 बच गए, फिर ये वाला 2 हम इसमें डाल देते हैं, 1 दूना 2, पूरा पूरा जैसे जहां पर पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ जो है ना वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। देखो आपने क्या किया, दो एग्जांपल लिया, 1 और 3 वाला और एक 7 और 9 वाला, तो एचसीएफ निकालते हो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो एक हमारा हो जाता है क्या, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ये आप ऐसे करके करना, ठीक है। ऐसे ही सम संख्या में करना है तो क्या करना है, सम संख्या का आप कोई भी एग्जांपल ले लेना, सम संख्या कोई भी तो एग्जांपल ले लेना। जैसे यहाँ पे जैसे 8 और 10 लिया है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं। 10 और 12 ले लोगे फिर भी 2 आएंगे, लेकिन लगातार लेना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे एग्जाम हॉल में क्या करोगे, अगर आप याद करके मत जाना मेरे दोस्त, अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है ऐसे दो ऑप्शन लेके एग्जांपल लेके तो क्या करना है, एचसीएफ निकाल के देख लेना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या करोगे तो कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको मान लिया जाए एग्जाम हॉल में याद ना रहे तो क्या करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 12 10 11 1 2 3 4 ऐसे करें, कोई भी दो लगातार प्राकृतिक संख्या लेके आप एचसीएफ निकाल के देख लोगे, ठीक है।
यहाँ पे हमने जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा है, तो इसलिए पिछली पिछली जो है स्लाइड थी उसपे हमने आपको बता दिया था कि दो नंबर का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन है हमारा, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकाल। आपको याद होगा शून्यक हमने क्या कहा था, एक्स सॉरी चर के जिस मान पर, चर के जिस मान पर क्या हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान जीरो मतलब आंसर जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर जीरो, बराबर जीरो, यही कहना चाह रहा हूँ, है ना। देखो लेकिन इसको करना कैसे है, पहले आप सही तरीका सीख लो, उसके बाद गलत तरीका सीखेंगे, है ना। देखो करते कैसे हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और 11 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। आप खुद बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो एक जगह कितना है एक्स, तो एक्स माइनस रूट 11, है ना, बराबर जीरो। यहाँ पर भी लिखोगे बराबर जीरो, यहाँ 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 नहीं लिखना, है ना। एक्स माइनस 11, और यहाँ क्या लिखोगे, एक्स प्लस 11 रूट अंडर 11 बराबर जीरो। इसका मतलब है अगर दो संख्या गुना में है बराबर जीरो है, इसका मतलब ये भी बराबर जीरो है और ये भी बराबर जीरो है। तो एक्स माइनस रूट 11 बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, रूट 11, और यहाँ से जैसे एक्स का वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा, माइनस का रूट अंडर 11, है ना। इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, प्लस 11, एक क्या हो जाएगा, माइनस का 11, प्लस का 11 रूट अंडर प्लस का 11 और माइनस का 11, सी इज द राइट आंसर। लेकिन आपके एग्जाम में बनाने कैसे हैं, जैसे ऐसे करोगे तो क्या लिखना, डायरेक्ट लिख देना आप। शून्य पूछ रहा है आपसे ना, क्या करोगे, डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11। तो जैसे आप एक्स निकालोगे, आपको पता होगा स्क्वायर हटा देते इधर क्या लगता है, रूट लगता है ना, रूट लगता है। तो क्या हो जाएगा, एक आप लिख लेना प्लस का रूट 11 और एक लिख लेना माइनस का रूट 11। ऑप्शन ऐसे करके आप टिक कर देना, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन ये तरीका क्या है मेरे दोस्त, गलत है। ये वाला तरीका सही है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ऑब्जेक्टिव में यही तरीका लगाना है। अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप ये वाला तरीका लगाओ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि बहुपद इसका शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। आप याद करो शून्यक जो होता है, आपको क्या, आपको पता होगा द्विघात बहुपद, जो इसका अधिकतम पावर की घात कितना है, 2 है, तो यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है ना। द्विघात, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये जो है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक, ये बी क्या है, एक्स का गुणक, और ये क्या है मेरा, सी क्या है, अचर पद। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे इसका शून्यक आपको पता होगा, इसके दो शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। एक होता है शून्यक जो होता है, एक क्या होता है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, मैं पहले बता चुका हूँ, माइनस बी बट्टा ए, और एक अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए। तो आपसे क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल 8 है, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, देखो सी बटे ए। अभी आपने देखा गुणनफल ऑलरेडी आपको 8 दे रखा है। देखो सी क्या है, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है ना। ए क्या होता है, इसके साथ एक्स स्क्वायर का जो रहता है गुणन, उसी को कहता है ना, यहाँ पे क्या है, एक है ना। तो एक जब इधर भागा में है, आपको ए भी सिर्फ ए चाहिए ना, तो एक को हटा दो, एक इधर भागा में है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो किसमें जाएंगे, गुना में जाएंगे। तो 8 गुना एक कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक माइनस 3 है, एक शून्यक माइनस 3 है, तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड। तो आप याद रखेंगे, कभी भी अगर आपको शून्यक दे दे, कभी भी आपको शून्यक दे दे 3 है ना, शून्यक 3 है, और आपसे क्या पूछ दे, गुणनखंड, क्या पूछ दे, गुणनखंड, तो आप क्या कहोगे, एक्स माइनस का 3। ठीक है, अगर शून्यक कभी भी -3 पूछ दे तो गुणनखंड क्या कहोगे, एक्स प्लस का 3। बस आपको साइन बदल के ऐसे करके लिख देना। ठीक है, अगर शून्यक आपको रूट 2 कह दे, शून्यक रूट 2 कह दे, तो गुणनखंड क्या कहोगे आप, एक्स माइनस रूट 2, या y माइनस रूट 2, या z माइनस रूट 2, है कि नहीं, ऐसे कहोगे। क्यों कहोगे, आपको अगर एक पल के लिए लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप मान लिया जाए x माइनस रूट 2 का शून्यक निकालो, ठीक है, तो जीरो आ जाएंगे। मैं ये वाला समझा रहा हूँ, ये वाला लाइन मैं समझा रहा हूँ। x माइनस, इसका मैं कहूँ शून्यक निकाल दो आप, तो x माइनस रूट 2 बराबर जीरो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के तो रूट 2 आएगा ना, जो यहाँ पर हमने दिया था पहले शून्यक, वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब, हम जब कभी शून्यक आपको रूट 2 दे रखा हो, तो आप गुणनखंड क्या कहोगे, x माइनस रूट 2 कहोगे। अगर कभी भी माइनस का रूट 2 दे रखा हो शून्यक, आप क्या कहोगे, x प्लस का रूट रूट 2 कह दोगे इसका गुणनखंड। ठीक है, तो जैसा भी ऑप्शन में x वाला रहे हो तो x वाला लिखोगे, अगर y वाला हो तो आप y वाला लिखोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, अगर शून्यक दे रखा है -3, तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस रूट का 3। x प्लस रूट 3 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, जी एक्स का वैल्यू दे रखा है, इधर कह रहा है कि जी एफ एक्स में जब जी एक्स से आप भागा दोगे तो भागफल का घात कितना आएगा। ठीक है, तो आप पता होगा भाग तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या लिख रखा है, जी एक्स से जैसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही होगा। और बीच में क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, है ना। इसका हम कह रहा है कि भागफल, भाग जब दोगे तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ आएगा ना, तो इसका घात क्या होगा वो हमें बताओ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको मैं इसी इसी बहाने में क्या करता हूँ, आपको एक बार भाग सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो कैसे करते हैं भाग हम। यहाँ एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 लाना है ना, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 2 है, तो 2 पावर कम है ना, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, एक्स का पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, देखो जब आप इससे और इससे गुना करोगे तो एक्स का पावर 4 तो मिल ही जाएगा ना,
आपको ये सोचना है यहाँ यहाँ और यहाँ को गुना करके हमें क्या लाना है, ये वाला लाना है, ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तब तो हमें एक्स पावर 4 आ गया। फिर इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे पहले प्लस है और इससे पहले माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरे दोस्त, माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे 2x है, एक्स पावर 2 मतलब 2x है, यहाँ पर कितना है, 1x है, तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है ना, 3 गुना कितना होता है 3, एक्स पावर 3। अब एक्स स्क्वायर को जब 2 के साथ गुना करोगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस। और जब एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ माइनस ले लिया हमने, यहाँ क्या साइन, घाटों में क्या करते हैं, साइन बदलते हैं ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। ये तो कट जाएंगे, इससे पहले प्लस है इससे पहले माइनस है, सेम बात है तो कट जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो माइनस का 2x³ मतलब -2x³ तो 2x³ क्या कट जा है, और इससे पहले क्या होगा 3x³ से पहले क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3x³ पास में हो गया। तो क्या करते हैं, दो जब जैसे अब दे दोगे, एक x³ बच जाएंगे ना, बच जाएंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, अब जो है यहाँ पे ये है x वाली बातें, ये है एक्स स्क्वायर वाली बातें, तो इसे आप कुछ नहीं कर सकते, ये अलग अलग पावर वाली बातें हैं। तो आप क्या करोगे, इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ये वाला जो है पहले क्या करते हैं 3 पावर वाला है, उसके बाद हम 2 पावर वाला लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा हमेशा बहुपद को क्या करते हैं मानक रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर 3 वाला है तो उसके बाद 2 वाला, उसके बाद हम 1 वाला, ऐसे करके लिखते हैं। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया है ना ये, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का x, है ना। अब प्लस का 2 है तो अगली संख्या प्लस का 2 उतार दो, ठीक है। तो देखो x³ लाने हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही, तो क्या करोगे एक एक्स और चाहिए, देखो यहाँ भी प्लस लाने हैं ना, तो यहाँ पर तो प्लस है ही, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं प्लस का एक एक्स ले लेते हैं, ठीक है। जब आप इसे और इसे जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, है ना। एक्स को जब -3x से गुना करोगे तो -3x² आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाएगा। और जब इस x को 2 से करोगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, ये घटाना है ना, ये माइनस हो जाते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तो कट जाएंगे। देखो 2x² माइनस में है, 3x² प्लस में है, तो 2 दे दोगे तो क्या बचेंगे, 2 जब दे दोगे यार तो क्या बचेंगे, एक x² बचेंगे, तो एक x² प्लस में बच गए। उसके बाद देखो ये जो है x माइनस में है तो मतलब x कर्जा है, और 2x ये भी कर्जा में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएंगे ना, तो माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है। आपको आप ये लाने हैं, है ना। देखो अब आपको x² लाना है, अब कोई अक्षर तो है नहीं यहाँ पे कि आप आगे उतारोगे, है ऐसे कि ऐसे नहीं दोगे। देखो x² लाने हैं तो यहाँ पर x² है, यही लाना होता है ना, तो यहाँ पर तो x² है, यहाँ पर हम क्या ले, प्लस का 1 ले लोगे। जैसे 1 को x² से गुना करोगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। जब 1 को -3x से गुना करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। जब 1 को 2 से गुना करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। घटाव में क्या करते हैं मेरे दोस्त, साइन बदलते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये सब कट जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ये मेरा हो जाता है भाजक। ये मेरा क्या होता है भाजक, ये मेरा क्या हो जाता है भाग, भाग फल, ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है शेष, ठीक है। ये बीच वाला जो होता है वो मेरा क्या होता है, भाज्य हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। आपसे क्या कह रहा है, भागफल का घात, तो आपको पता है घात किसे कहते हैं, चर का अधिकतम पावर, चर का अधिकतम पावर। देखो चर इसमें क्या है, x है, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो 2 मेरा हो जाएगा आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाने हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं बनाने, मैं आपको भाग बता दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप भाग बना लोगे, ठीक है। इसे करना कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखो आपको तो यही सोचने होते हैं ना कि x का पावर 4 लाना है, तो कैसे कैसे ला सकते हैं। अगर मान लिया जाए इससे भागा दोगे तो आप इसे तो ऐसे यहाँ लिखोगे, बीच में लिखोगे ये वाला, है कि नहीं। तो आपको यही सोचना रहता है कि x का पावर 4 कैसे लाओगे। तो आप सोचोगे ना, अगर x का पावर 2 यहाँ पर है तो दिमाग में सोचो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको दिमाग में आएगा यहाँ 2 है, यहाँ 2 लेंगे तभी जाके मेरा x का पावर 4 आ सकता है ना, तभी जाके मेरा x पावर 4 आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, x पावर जैसे आप सोचते हो कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मेरा x पावर 4 आ जाए, तो आपको दिमाग में आएगा क्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे 2 लेंगे, तभी जाके मेरा काम बनेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, 2 मेरा राइट आंसर हो जाता है। मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ। और कभी भी x का पावर 7 है, आपको भागा देने के लिए बोले x पावर 4 से, ठीक है। अब जैसे आप बताओ यहाँ पर 4 है, तो आपको सोचना पड़ेगा ना यहाँ पर क्या लेना है कि 7 आ जाए। तो आपको खुद दिमाग कहेगा कि x का पावर 3 ले लेंगे ना, तो मेरा क्या है x पावर 7 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिया आपने, x पावर 3 लिया, तो यही मेरा क्या हो जाता है, घात हो जाता है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाता है, घात हो जाता है, तो है ना, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 इज द राइट, सॉरी इस आंसर का नहीं, मतलब ये जो हमने जो एग्जांपल दिया, इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेप वाले क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपने भाग सीखा, अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप इसे क्या करोगे, इस टाइप से आप बनाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है समीकरण इतना इतना बराबर, समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 के आलेख किस प्रकार के होंगे। आपको याद होगा कि हमने बताया था, 3 कंडीशन बताया था, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, सॉरी a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, एक केस हमने ये बताया था, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, एक केस हमने ये बताया था, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, ठीक है, ये बताया था। अगर ऐसा होता है तो इसके हल क्या होते हैं,
द्वितीय होते हैं। ऐसा हल होता है, इसके हल कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ऐसा होता है तो इसके हल कितने होते हैं? कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बोलूं तो इसका ग्राफ क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी, ऐसे करके कट जाते हैं एक जगह पे। प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ कहोगे तो क्या होते हैं? संपाती, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ग्राफ क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसका ग्राफ क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? समांतर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इन बातों को। ठीक है, एक बात और याद रखोगे, जिसका हल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। ठीक है, इसका भी हल निकलता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम संगत कहेंगे। इसे भी क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। और जिसका हल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीका पे आपको ये बनाना है। ठीक है, आपको पता है ये क्या है? मेरा A1, ये मेरा क्या है? A2, सॉरी A1, ये है मेरा B1, ये है मेरा C1, ये है मेरा A2, ये है मेरा B2, ये है मेरा C2। ठीक है, पुट करके देखो, A1 बटे A2 जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा? A1 बट्टा A2 बराबर करोगे क्या होगा? 2/3 हो जाएगा, है कि नहीं? B1 बट्टा B2 करोगे तो क्या होगा? देखो B1 की जगह पे क्या है? 3 है। B2 की जगह पे कितना है? माइनस का 2 है ना, तो ऊपर में ही लिख दो। नीचे वाला क्या रहता है? ऊपर में चला जाता है कि नहीं? -3/2 हो गया। और देखो C1/C2 करोगे तो क्या हो जाएगा? C1/C2, C1 कितना है यहाँ पे? 15 है। और C2 यहाँ पे कितना है? माइनस का 12 है, तो माइनस वाला ऊपर ही चला जाता है 12। तो काटोगे क्या? 3 पंचा 15, 3 चौका 12। अब खुद देखो कि ये और ये आपस में बराबर है ही नहीं, तो तीसरा को तो चेक ही नहीं करना है। जैसे ही पहला और दूसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस है मेरा, है ना? तो उससे क्या होता है? अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होते हैं कि नहीं? और ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होते हैं ग्राफ। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है समीकरण इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो तथा समीकरण इतना बराबर जीरो तथा इतना बराबर जीरो तथा समांतर है। ये देखो, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये और ये क्या है ना, इन दोनों का ग्राफ क्या है मेरे दोस्त? समांतर है। तो आपको पी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है समांतर का केस अभी हमने आपको बताया। क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2, यही होते हैं ना। इसी पे आपको पुट करने हैं। देखो A1 की जगह पे कितना है? 4 है, तो 4। A2, A2 की जगह पे कितना है? 2 है, तो 2 बराबर B1 की जगह पे कितना है? P है, और B2 की जगह पे कितना है मेरे दोस्त? 9 है। बस इतना ही लेना है। ठीक है, आपको दो ही लेने हैं। ठीक है, तीन क्यों नहीं लेना, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसे इसे कैसे करोगे? देखो, 2 दूना 4 तो काट सकते हो, है ना? तो देखो, इधर क्या हो गए? 2, इधर क्या हो गए? P/9। आपको बस P चाहिए ना, इससे क्या करोगे? आप इधर इससे गुना कर दोगे, क्योंकि इधर भागा में है तो इधर ले जाओगे, क्या क्या करोगे? गुना में चला जाएगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर कहता है कि P का मान क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं, अगर यहाँ पूछा P का मान क्या होगा, तो हमने ये लिया, है ना? जब आपसे पूछे P का मान नहीं हो सकता, उस कंडीशन में आपको ये वाला लेने होंगे। पहला और तीसरा लेना होगा, या दूसरा और तीसरा भी ले सकते हो आप। ठीक है, जो सही लगे आप ले सकते हो। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन बताया, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है, इसमें एक्स और वाई का मान आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हल करने का तरीका आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। इसे हल करना है। ठीक है, तो पहला जो है हल करने का विधि मैं आपको बताता हूं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है? तीन विधि होते हैं। पहला होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है बीजगुणनखंड विधि। तो दो विधि मैं आपको आज बताता हूं, और बीजगुणनखंड विधि मैं कल के अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं? विलोपन मतलब होता है गायब करना, एक को क्या करना? गायब करना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर 4y है और यहाँ पर भी 4y रहते तो काम बन जाता है कि नहीं? तो देखो, इसे हम दो से जैसे हम गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4y तो बन जाएंगे ना। तो देखो, ये जो हमने लिखा था इसे एक बार फिर से लिखो आप, 3x + 4y बराबर 10। दो से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ठीक है, अब नॉर्मल इसे जोड़ोगे तो क्या होगा? 4y प्लस में है, 4y कट जाए है, खत्म हो जाएगा। अब 3 और 4 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं, 7x हो जाते हैं, बराबर 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। को बस x चाहिए तो कितना हो जाएगा? 14/7, तो 7 दूना 14। x वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। आपको क्या करना है, x का मान किसी भी इक्वेशन, पहला इक्वेशन दूसरा में आप रख सकते हैं। हम इक्वेशन पहला में रखते हैं, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, देखो इसमें रखो x का मान, तो 3 × x मान 2 है, 2 दे दिया, 4y बराबर 10। अब देखो 3 दूना 6 है कि नहीं? 6 + 4y बराबर 10। 6 को पहले क्या करो? इस साइड लेके चले जाओ। ठीक है, तो 4y बराबर कितने हो जाएंगे? 6 जैसे इधर जाएगा, इससे पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालो, क्या होगा? 4/4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने विलोपन विधि सीख लिया। अब हम आपको क्या बताते हैं? प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट।
चलो अब हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कैसे करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में कैसे कैसे करते हैं वो चीज देखो। ठीक है, प्रति विलोपन बताए, प्रतिस्थापन देखते हैं। मेरा इक्वेशन तो यही है। क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, पहला ये है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 2 है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन दूसरा लेते हैं। ठीक, ऐसे लिखेंगे हम इक्वेशन सेकेंड से आपको मन करे तो फर्स्ट ले सकते हो, आपको मन करे तो सेकंड, जो मन आप ले सकते हो। ठीक है, हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है ना। तो क्या करेंगे, अगर हम मान लिया जाए यहाँ से 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो इधर है ही, तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y है ना। अगर आप मान लिया जाए यहाँ से आप x निकालोगे, x का वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y और बट्टे का 2। ठीक है, देखो ऊपर में दो दोनों में है, इसमें भी है इसमें है, दो कॉमन निकाल सकते हो, दो कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या यहाँ क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, x का वैल्यू आ गया 1 प्लस वाई। एक्स का मान कितना आ गया, 1 प्लस वाई कह दो या y प्लस 1 कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो x का मान आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, जो मान आया इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। वो इक्वेशन तो आपने पहला इक्वेशन ये ले लिया, दूसरा आपने ये ले लिया, और तीसरा आपने ये ले लिया। ठीक है, अब हम देखो दूसरा से आपने काम किया था, दूसरा से आपने x का मान निकाला। तो ये जो मान आया है x का मान, उसे आप क्या करो, पहला में डाल दो। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन किसमें रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब देखो एक्स वन क्या आया है, देखो यहाँ पे लिख दिया हमने 3, एक्स पे क्या लिखना है आपको, y प्लस 1 लिख देना। ठीक है, प्लस का 4y बराबर 10। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इससे इसमें भी गुना करना, इससे इसमें भी गुना करना, 3 गुना y क्या हो जाता है 3y, 3 गुना 1 क्या होता है 3, प्लस 4y बराबर 10। 3y प्लस में है और 4y भी प्लस में है, तो कितने हो जाएंगे 7y हो जाएंगे। और 3 जो इधर प्लस में है इसे राइट साइड लेके चल जाओ, माइनस में चला जाएगा, 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो y का मान कितना हो जाएगा 7/7, तो क्या काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और आपने y का मान मिल गया ना, y का मान मिल गया, लेकिन x का मान तो नहीं मिला है। लेकिन ये वही जो यही जो y वाला है ना एक, उसे क्या करना, आप इक्वेशन थर्ड में डाल देना है। y का मान कहाँ डालना है, इक्वेशन थर्ड में डाल देना है। ठीक है, जैसे थर्ड में आप डालोगे लिखकर, तो क्या हो जाएगा x बराबर y का मान 1 है प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2। देखो x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, 2,1, तो इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इन बातों को। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये तो आप हमने आपको तरीका समझा दिया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, इसमें क्या होते हैं टाइम लग रहे हैं ना, तो मैं आपको दूसरा तरीका, मैं अपना अपना तरीका बताऊं आप कैसे सोच सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको बोल रहा है हल निकालने के लिए, तो आपको पता है ना कि ये जो ऑप्शन हमारे सामने लिखे हैं 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई ना कोई एक आंसर है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक्स और वाई का जो वैल्यू है इसमें डाल के देखो। ठीक है, दोनों में डाल के देखो, अगर दोनों सेट बराबर आ रहे हैं, मतलब एलएचएस और आरएचएस में बराबर आ रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्स वैल्यू 2 डाल के देखो तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस वाई जगह पे 1 डालोगे, यही ना 1 डालोगे, तो 4 गुना 1 कितना हो जाते हैं 4। देखो तो लेफ्ट साइड में 10 बन रहे हैं, राइट साइड में 10 है, तो ये तो मेरा सही हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। ठीक है, तो एक्स जगह पे 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और जो है y की जगह पे कितना डालेंगे 1 डालेंगे, तो 2 गुना 1 कितना हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। देखो 2 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेंगे ना। देखो एलएचएस में भी कितना आ रहे हैं, एलएचएस में भी 2 आ रहे हैं, और आरएचएस में भी कितना है मेरे दोस्त 2 ही है ना। इसका मतलब ये जो है ए ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, इसको और इसको दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। मतलब मान डालने पर एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो है कि ये जो मेरा ए ऑप्शन है वही मेरा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण को मूल निकालते जो हम है, किससे निकालते हैं, मूल निकालते, मूल निकालने के लिए आपको डी का जरूरत पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं विवेचक कहते हैं ना। विवेचक या विविध कर, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। आपको याद रखने पड़ेंगे 3 कंडीशन, हम आपको डी के बारे में हमने आपको 3 कंडीशन बताया था। पहला क्या होगा, डी 0 से बड़ा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डी 0 के बराबर हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, डी जो है 0 से छोटा हो जाएगा। आपको पता है द्विघात समीकरण है तो इसके हल या मूल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। जब डी जो है 0 से बड़ा हो जाए तो जो मूल होगा वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक का साथ ही साथ क्या होगा, असमान होगा, और असमान होगा, मतलब दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 होते हैं, डी अगर 0 के बराबर हो जाते हैं, तो क्या कहोगे आप, वास्तविक मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल क्या हो जाएंगे मेरे, तो समान हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और जब कभी डी का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तब क्या हो जाते हैं, मूल क्या हो जाते हैं, अ अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपसे ये मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो आपको डी तो निकालने पड़ेंगे, विवेचक निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर आपको अभी हमने बताया था, ये क्या होता है मेरा, ए होता है, ये मेरा क्या होता है, बी होता है, और ये मेरा क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो बी की जगह पर क्या है, -6 का स्क्वायर करोगे, -4ac, ए की जगह पर कितना है 2 है, 2, सी की जगह पे मेरे दोस्त कितना है, सी की जगह पे मेरे दोस्त 3 है, 3 लिख दिया हमने। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 दूना 8 3 का 24 है ना।
जाएंगे कितने बजेंगे, 12 बज जाएंगे। तो अब देखो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब डी का वैल्यू जो है जीरो से वे बड़ा आ रहा है ना, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है ना। डी का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे दोस्त, जीरो से बड़ा आ रहा है। तो जीरो से बड़ा आएंगे तो मूल कैसा होगा मेरा, वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा, मतलब इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक हमारी बातों को समझ रहे होंगे आप। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, द्विघात समीकरण इसका एक शून्यक माइनस दो है तो के का वैल्यू ज्ञात करें। आपको पता है शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है कि अगर हम इसमें मान डालेंगे, शून्य का मान अगर हम इसमें डालेंगे तो आंसर जीरो होना चाहिए। ठीक है, बस आप मान डाल के देख लो। ठीक है, देखो क्या है, के माइनस वन और यहाँ पर माइनस चार डाल के, माइनस चार का स्क्वायर है ना, तो माइनस चार का स्क्वायर को डायरेक्ट हम 16 लिख देते हैं, डायरेक्ट हम 16 लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे माइनस चार गुना के करोगे, एक्स जगह माइनस चार डालोगे ना, तो माइनस चार गुना के करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, फोर के आ जाएगा, प्लस का वन बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है, इससे इसमें भी गुना करो, इससे इसमें भी गुना करो, 16 गुना क्या के क्या हो जाएगा, 16 के, इसमें 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 16, माइनस फोर के प्लस का वन बराबर जीरो। के वाले को एक साइड करो और बाद बाकी संख्या को एक साइड कर लो। देखो 16 के में से 4 के चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 के, है कि नहीं। देखो 16 के कर्जा है और एक के क्या है, प्लस में है, तो एक चला जाएगा। अगर मान लिया जाए एक हम दे देंगे, प्लस में है मतलब पास में है, एक हम दे देंगे तो 15 के माइनस में बचेंगे। इसे राइट साइड लेके चले जाएंगे तो किसमें, प्लस में चला जाएगा ना, 15 के, 15 तो प्लस में चला जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/12। तीन से काटेंगे, तीन चौका 12, तीन पंचा 15, मतलब 5/4, 5/4 मतलब बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश के 20 प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मेरा दोस्त एक बात मैं बताता हूं आपको, 20वां पद अगर 1 3 7 10 आप देख रहे हो ये तीन तीन के गैप पर है, तीन तीन के गैप पे है ना, तो आप ऐसे करते करते 20 पद लिख लो, उसके बाद जोड़ लो, वो तरीका आपके साथ है। लेकिन नहीं तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपको 20वां पद निकालने हैं ना, कहने का मतलब मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको, 20 पद तक जाने हैं, तो अगर 20वां पद आपको निकालने पड़ेंगे तो क्या पहले सोचना है आपको कि 20वां पद हम कैसे निकाल ले ताकि हम फॉर्मूला में वैल्यू डालकर आंसर निकाल ले। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो इसे कैसे करते हैं। अगर आपको मान लिया जाए इसमें क्या करने हैं, आपको आखिरी पद पता चल जाएगा तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ कैसे निकालोगे। ठीक है, आखिरी पद के लिए आप याद करो, हमने बताया था, इसके लिए हमने बताया था टीएन का फॉर्मूला एक बताया था, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही बताया था ना। ए क्या होता है, पहला पद, एन क्या होता है, पदों की संख्या, डी क्या होता है, सारवंतर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टीएन मतलब आखिरी पद तो आपको पता है नहीं, टीएन तो आपको निकालना ही है। तो ए का वैल्यू क्या, ऑलरेडी एक दे रखा है, एक प्लस एन, एन मतलब 20 पद कह रहे हैं तो 20 हो गए ना, 20 माइनस एक कितने हो जाते हैं, फॉर्मूला में यही होता है ना, एन माइनस वन मतलब 20 माइनस एक, 20 में से कितना हो जाएगा, 19। डी का वैल्यू कितना है, चार में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, तीन बच जाएगा। यही डी ऐसे ही निकालते हैं ना, चार से एक गया तो कितना बचेगा, तीन बच जाएगा। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, एक प्लस उन्नीस दिया 57। ठीक है, उन्नीस दिया 57, 57 एक कितना हो गया, 58। तो ये क्या है मेरा, एक है, ये क्या है, चार है, ये क्या है, सात है, ये क्या है, 10 है, और आखिरी वाला पद मेरा क्या है, 58 है। ठीक है, आपको पता होगा, एस एन का फॉर्मूला पता होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फार्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन मैं दूसरा और कुछ तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको मैं ये कह रहा हूँ, एस एन का फॉर्मूला हमने एक ये भी बताया था, n/2 इंटू ए प्लस का एल, ये भी बताया था। अब ये लगा के पहले देख लो। ठीक है, उसके बाद मैं अपना तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो n मतलब 20 है तो 20/2 करोगे 10 हो जाएगा। ए का मान कितना है मेरे दोस्त, एक है तो एक डाल दिया आपने, और एल कितना है, एल 58 है तो 58 डाल दिया आपने, है कि नहीं। 58 एक 59, 59 को 10 से गुना करो कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा। तो सीधा राइट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हमने बताया था आपको, याद करो कि अगर सीरीज एपी में है, अगर सीरीज किस में है मेरे दोस्त, एपी में है, तो पहले क्या निकालते हो आप, औसत निकालते हो। औसत कैसे निकालते हो, पहला प्लस आखिरी बटे टू, तो एक प्लस 58/2 कितना हो जाएगा, 59/2, यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने क्या बताया था कि आपसे पहले आपको औसत निकालना है। औसत निकाला आपने, कितना हो गया, 59/2। इसका मतलब क्या है, 59/2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके सबके पास 59/2 है ना। लेकिन बताओ कितनी अक्षरें हैं, 20 अक्षरें है ना, 20 अक्षरें हैं। तो हम क्या करते हैं, 59/2 को क्या करते हैं, 20 से गुना करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, योग मिल जाता है। तो कितना हो जाएंगे, 590। इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली वीडियो में बताया था, प्लीज आप जाके उसे देखो ताकि और अच्छे से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले आपको ये निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये हमारी वाली तरीका लगा सकते हो अगर आपको आंसर जल्दी पाने हैं तो। ठीक है, नहीं तो बाद बाकी फॉर्मूला आते हैं तो अच्छी बात है, लगाओ फॉर्मूला, आंसर पाओ। अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसीलिए प्लीज आप हमारी बातों को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सारवंतर 2 है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें। ठीक है, पांचवा पद 11 कह रहा है तो मतलब ए 5 आपसे कह रहा है ना, तो ए 5 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह कितना है, 5, 5 माइनस वन क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 टी है ना। ए प्लस 4 डी बराबर आपको 11 दे रखा है, यही दे रखा है ना। लेकिन आप क्या, सार बनकर आपको दो दे रखा है, दो दे रखा है, मतलब डी का मान कितना दे रखा है, दो दे रखा है। ए प्लस चार गुना दो बराबर 11 है ना, तो ए प्लस चार गुना 8 बराबर 11। आपसे ए पूछ रहा है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना।
सॉरी तीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, समंदर सनी जैसे जैसे आठ तक देखा है, मैं पदों की संख्या मतलब पदों मतलब एन का मान में पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आखिरी पद तो आपको एन दे रखा है ना, अगले आखिरी पद टीएन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही पढ़ा है ना। तो टीएन टीएन मतलब आखिरी पद को टीएन कहते हैं, तो ये 8 दे रखा है, ए का वैल्यू मेरा 41 दे रखा है, एन तो पता नहीं, तो एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 38, से जैसे 41 जाएगा, 38 माइनस 41 करोगे, देखो तो 38 से पहले कुछ नहीं है, प्लस में है, तो 38 पास में है, 41 कर्जा है, तो 38 दे दोगे तो कितने बच जाएंगे, 38 दे दोगे तो 3 कर्जा बच जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस 3 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, ये देखो पहले। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, 41 को हम इधर करेंगे। ठीक है, 41 माइनस में जाएगा, तो 8 माइनस 41 इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू का माइनस का 3, है ना। 41 में ये 41 से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में से पहले 10 घटा लो तो 31 बच जाएंगे, लेकिन आपको 8 ही घटाने थे, तो 2 बढ़ जाने हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 33, n माइनस वन इंटू माइनस का 3, है ना। देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में अगर है तो इस किस में जाएगा, भागा में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33 बट्टा माइनस का 3 बराबर n माइनस वन, ही हो जाएगा, माइनस से माइनस कट दिया, तीन एकान तीन एकान तीन, तीन एकान तीन, तीन एकान तीन, है ना, 11 बार में कट गया, देखो तो 11 बराबर n माइनस वन, आपको n ही चाहिए ना, तो एक को क्या करो, इधर कर दोगे, है ना, एक माइनस में इधर किस में चल जाएगा, प्लस में जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 आ जाएगा, तो इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समांतर से 2 4 6 8 डैश 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 के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो फार्मूला आपको आता है नहीं आता, हमने पीछे बता दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लगा लोगे, मैं अपना तरीका बता, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है ना, डैश 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 करके है, पदों की संख्या कितना है, 50 है। अगर मान लिया जाए, अब देखो ये सीरीज किसका है, सम संख्या है ना, 2 4 6 8 10 12 14 सम संख्या का सीरीज है ना, तो आप खुद बताओ, अगर सम संख्या में आपको 50 पद लेने हैं तो आपको 100 तक जाने पड़ेंगे, कहां तक जाने पड़ेंगे, 100 तक, जिसमें क्या हो जाएगा, 50 मेरा सम हो जाएगा और 50 मेरा विषम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 4 6 8 10 10 10 12 14 करके कहां तक जाने पड़ेगा, आखिरी पद आपको कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे मेरे दोस्त। ये बात आप याद रखना, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो योग आपको निकालना है तो कैसे करते हैं, पहले औसत निकालो, दो औसत या माध्य 2 प्लस 100/2, ये तो औसत निकल गया, कितना हो गया, 102/2 हो गया, है ना। 102/2 मतलब इसके वही 102/2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, सबके पास है ना। लेकिन अक्षर कितने मेरे 50 है, तो क्या करते हैं, 102/2 जितने अक्षर है उससे गुना कर दे, 50 से गुना कर दिया, तो इससे क्या करोगे, गुना करो, है कि नहीं। 50 को मत काटो, इसको इससे काट लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 का 2, कितना हो गया, 51 गुना 50, है ना। तो 5 से गुना करते हैं, 5 एकान 5, फिर 5 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 25 और जीरो उतार दिया तो कितना हो जाएगा, 2550, 2550। ठीक है, 2550। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बटा टू होता है, हमने बता चुका हूँ, पहले भी बताऊँ, आज फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बटा टू। ठीक है, प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला कैसे आता है, देखो एक दो विषम संख्या लेके, तो एक एक और तीन को जोड़ा, फिर हमने एक तीन पांच को जोड़ा, एक तीन पांच सात को जोड़ा, है ना। देखो एक को जोड़ोगे तो एक ही आएंगे, एक तीन को जोड़ोगे चार आएगा, इसको जोड़ोगे 9 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 16 आ जाएगा। लेकिन देखो अब बताओ एक कैसे आएंगे, हमने कहा एक अक्षर है तो एक का स्क्वायर किया तो एक, ये एक मिल गया, दो अक्षर है तो हमने दो का स्क्वायर किया तो हमें ये चार मिल गया, तीन अक्षर है तो हमने तीन का स्क्वायर किया हमें 9 मिल गया, चार अक्षर है हमने चार का स्क्वायर किया तो हमें 16 मिल गया। ठीक है, अगर एन अक्षर होंगे तो हम एन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जोड़ तो मिल ही जाएगा ना, ये जोड़ के लिए हम काम कर रहे हैं तो एन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर सीरीज अगर विषम संख्या की हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, एन स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना, आपको आंसर आ जाएंगे। सम संख्या है, एक सम संख्या दो लिया, हमने ले लिया दो और चार ले लिया, दो चार छह तीन ले लिया, दो चार छह आठ चार ले लिया। ठीक है, अब देखो एक सम संख्या को अगर मान लिया जाए, दो को जोड़ोगे तो कितने होंगे, दो ही होंगे, दो ही होंगे ना। देखो अब मैं ये बताता हूँ दो कैसे आए होंगे, एक एक अक्षर है तो एक का स्क्वायर प्लस एक करेंगे तो दो आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो अक्षर है, दो का स्क्वायर प्लस दो करते हैं तो हमें छह मिल जाता है। देखो इसको जोड़ते हैं 12 आता है ना, तो 12 हम सोचते हैं कैसे आता है, तो तीन अक्षर है तो तीन का स्क्वायर प्लस तीन करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अगर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार अक्षर है तो चार का स्क्वायर प्लस चार करेंगे, चार को 16 चार 20 20 मिल जाते हैं। तो आप बताओ अगर ये n तक होंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन करेंगे, योग मिल जाएगा ना। तो आप याद करो कि 50 सम संख्या बोले, 50 सम संख्या आपसे बोला गया तो क्या करोगे, डायरेक्ट आप करोगे 50 के स्क्वायर प्लस 50 कर दोगे, 50 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 2500 प्लस का 50 कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएगा, जो हमने पीछे आपको बताया था। ठीक है, मेरा तरीका लगाओ, फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं तो मेरा तरीका याद रहेगा, पहला प्लस आखिरी बटा टू कर लो तो माध्य मिल जाएंगे, है ना, माध्य या औसत मिल जाएंगे, जितने अक्षर है उससे क्या करो आप गुना कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, योग मिल जाएगा। ठीक है, कब, जब सीरीज एपी में हो तब। ठीक है, एपी में कब होता है, जब डी का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा कि दे रखा है -3 -1/2 कोमा 2 डैश डैश का 11वां पद, 11वां पद मतलब पूछ रहा है तो टी 11 पूछ रहा है आपसे, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन 11 है ना, तो 11 -1 करके कितना 10 टी हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस 10 डी कितना होगा, डी हो जाएगा, आप क्या करो इससे इसको घटाना है ना, माइनस
1/2 से आपको घटाना क्या है, -3 है ना यहाँ पे, तो -3 को घटाना है, ठीक है। देखो -1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3, तो 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 5/2, क्या लिखोगे यहाँ पे 5/2, तो 2 पंचे 10। देखो इधर 25 प्लस में है और 3 क्या है, माइनस में है, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा, ठीक है। 22 बच जाएगा प्लस में, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड ए बी का मध्य मध्य बिंदु जो है 2,4 है और ए निर्देशांक इतना है, तो बी का मान देखो। मध्य बिंदु देखो, ये मेरा क्या है, मान लिया मैंने मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हमने मान लिया ए है और ये हमने मान लिया बी है। ये क्या है, बी है। देखो ए का मान कितना है, सॉरी मध्य बिंदु का मान कितना है मेरा, 2,4 है, ठीक है। और ए का मान कितना है, 5,7 है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको याद करो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि क्या होता है, अगर ऐसे करके है, यहाँ पे इसका निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है, और मध्य बिंदु आपसे पूछता हूं तो क्या करते हो, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 बट्टा का, तो यही करते हो ना फॉर्मूला। देखो लेकिन देखो ये जो है यहाँ पे जो है, ये तो दे नहीं रखा है, तो इसे हम क्या करते हैं, x, y नॉर्मल ले लेते हैं। सॉरी ये तो दे रखा है, ए दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, x, y ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब बताओ मध्य बिंदु जो निकालोगे क्या करोगे, 5 प्लस एक्स करोगे, 5 प्लस x/2 करोगे, तो पहला निर्देशांक आता है ना, यही ना x वाला मान आता है, मतलब ये 2 के बराबर है, ये 2 दे रखा है तो हमने 2 बराबर लिख दिया। देखो अगर y वाला निकालते हो तो क्या करते हो, 7 प्लस वाई, 7 प्लस y/2 करोगे तो y का वैल्यू आता है ना, मतलब बराबर 4 लिख दोगे आप, ठीक है। इसे आप इधर इधर किस में है, इधर बट्टे में है, भागा में है, इधर गुना में जाएगा, तो 5 प्लस x बराबर 4, तो x से वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है, जब इसे इधर घटाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, ठीक है। इसे गुना करोगे इधर 8 हो जाएगा, तो 7 प्लस y बराबर 8, और यहाँ से y का वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, -1,1, तो -1,1 इज द राइट आंसर, ठीक है। -1,1 इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखा है, तो पूछा है वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। आप बताओ, ये वृत्त है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा वृत्त है। देखो वृत्त का ये मेरा क्या है, ये मेरा केंद्र है, ये मेरा क्या है, ये मेरा केंद्र है, ठीक है। ये वाला मेरा केंद्र है, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ का निर्देशांक आपको दे रखा है 10, -6, और यहाँ का निर्देशांक दे रखा है आपको -6, 10, ठीक है। और आपसे पूछा ये निकल, आपको खुद पता होगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, त्रिज्या है। तो आपको पता है त्रिज्या तो बराबर होते हैं ना, वृत्त के त्रिज्या तो बराबर होते हैं ना। इसका मतलब ये और ये जो बराबर है, इसका मतलब ये जो है क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो अभी आपने जस्ट मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा है, पहला x1 प्लस x2/2, तो 10 10 प्लस -6/2 है ना, और -6 प्लस 10/2, देखो तो 10 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो 6 दे दोगे तो 4/2 हो जाएगा, तो यहाँ x वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करोगे, 6 माइनस में है, 10 प्लस प्लस में है, तो 6 दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 4/2, तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 2,2, तो बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखा है, ये है ना, तो इसका केंद्रक पूछा है, ठीक है। तो केंद्रक आपको पता होगा, बीच में केंद्रक होते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे हमने a है, x1, y1 है, यहाँ हमारा b है जो क्या है, x2, y2 है, यहाँ हमारा c है, x3, y3 है, ठीक ना। तो जो माध्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही होता है ना। देखो तो x1 कितना है, 4 प्लस 0 प्लस 5, तो कितना होगा, 4 जीरो जगह 0 और 5, तो क्या होगा, 9, 9/3 हो गया, ठीक है। देखो 6 4 10 5 15/3 करो, कितना हो जाएगा, 15/3। देखो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 3,5, 3,5, ठीक है, 3,5 इज द राइट आंसर। अब हम अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, ये दे रखा है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको आइडेंटिटीज पता होगा, 3 आइडेंटिटीज आपके क्लास में पढ़ाए गए हैं, क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ से मैं अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछूं तो आप क्या कहोगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा पूछूं, तो क्या कहोगे आप, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही कहोगे ना, ठीक है। अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा पूछूं तो क्या कहोगे, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा पूछूं आपसे, टेन स्क्वायर थीटा पूछूं तो आप क्या कहोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर आप यहाँ से COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे, क्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे, कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा ना, क्या हो जाएगा, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सब कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। जो आपको ना आता हो उसे आप प्लीज नोट डाउन कर ले, ठीक है। चीजों को बार बार देखें, क्योंकि मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आप क्या करो, चीजों को बार बार देखते रहो, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ एक बात आपको, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट देखना।
एक मिनट देखो, ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसे नहीं कह सकते ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर टाइप का लग रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस का बी। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या है सेक है, बी की जगह पे क्या है टेन, तो इसे लिख सकते हो ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। अगर आपसे ये पूछे सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपसे पूछे तो क्या कहोगे, 1 तो इस साइड है ही, ये क्या है इधर गुना में है, इधर किस में जाएगा भागा में जाएगा, 1 बट्टा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे तो आप क्या करो, इसे बट्टे में कर दोगे, है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के। ठीक है, देखो ये इसे भी हम कह सकते हैं, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लग रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं सी ओ सी सी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछेगा तो ये क्या कर हटाओगे आप यहाँ से, इधर किस में है गुना में है, इधर किस में जाएगा भागा में जाएगा। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया तो ये गुना में है, आप हटाओगे इधर किस में चल जाएगा भागा में चला जाएगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, ये देखो देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर बताते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, 7 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आपने अभी जस्ट पढ़ा है, एक होता है, इसका मान कितना है एक है, तो एक गुना 7 कितना हो जाएगा 7, 20 राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा ये आपसे, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि सेक सेक थीटा सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा को जब हम गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाते हैं 1 आ जाते हैं। आपको पता होगा टेन और कॉट को जब हम गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाते हैं एक आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक बार समझा देता हूं आपको। ठीक है, साइन थीटा उसका उल्टा क्या होता है सी वर्सेस सी, कॉसेक थीटा इसको गुना करते कितना आता है एक आता है, कॉस थीटा कॉस कॉस थीटा इंटू उसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसका गुना करते एक होता है। ठीक है, टेन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, इसको गुना करते कितना आता है एक आता है, एक आता है ना। तो आप बताओ अगर यहाँ पे टेन 10 डिग्री है और हमें कहीं पर कॉट 10 डिग्री मिले तो आंसर तो एक हो जाएंगे ना, आंसर तो एक हो जाएंगे ना। लेकिन देखो यहाँ पर तो कहीं पे है नहीं, तो मैं करता क्या हूँ देखो, ये एक जो है किसके साथ किस इसमें से जो तीन ऑप्शन बच रहे हैं किसके साथ मिलकर 90 बनाते हैं, पहले वो हम ढूंढते हैं। तो आपको पता चलेगा 10 जो है 80 के साथ मिलकर 90 बनाते हैं ना, 80 के साथ मिलकर 90 बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं 10 जो है 80 है, इसको हम क्या करते हैं कॉट में बदल लेते हैं। ठीक है, देखो 10 80 को हम कॉट में कैसे बदल लेंगे, इसको आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस कॉट 90 माइनस 80, क्या लिखोगे कॉट 90 माइनस 80। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा। यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, एक बार आपसे गो थ्रू कर लेना, पिछली क्लास में हमने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने आपके रिवीजन के लिए लिख दिया है, आप इसे एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसे आप क्या लिखोगे कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो कॉट 90 में से 80 जाएगा कितना होगा, 90 में से 80 जाएगा कितना जाएगा 10 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ ये 10 का 10 डिग्री कॉट के 10 डिग्री के साथ आंसर एक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक बना लिया। देखो ये 23 है और ये क्या है 67 है, तो 23 और 67 मिलकर क्या बनाता है 23 और 67 मिलकर 90 होता है ना। अब क्या करो इससे क्या करो 67 को क्या करो कॉट में बदल लो, तो इसे क्या लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 67। ठीक है, तो कॉट 90 में से 67 जाएगा कितना बचेगा 23 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो तो कॉट 23 और टेन 23 मिलकर कितना बनेगा 1 बनाएगा कि नहीं बनेगा। देखो लेकिन सब कुछ तो गुना में है, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 गुना 1 कितना होता है 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ये फार्मूला आप एक बार जरूर देख ले रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपसे पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin का पावर 4 थीटा क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। ठीक है, देखो अगर आप इससे cos थीटा निकालो, अगर आप इससे cos थीटा निकालो क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा ना। ठीक है, लेकिन आप खुद बताओ, आपको हम पीछे में हमने फार्मूला बताया था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देखो तो cos थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, या ये भी कह सकते हैं sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया cos थीटा के बराबर हो गया। अब ये सवाल देखो, सवाल हम कैसे करते हैं, देखो एक क्या है मेरा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर देखो मेरे दोस्त यहाँ अगर cos स्क्वायर थीटा रहता, अगर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा रहता डायरेक्ट हम आंसर एक कह देते। तो अब यही कोशिश करेंगे ये cos स्क्वायर थीटा बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, देखो sin का पावर 4 थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो दो दुना चार ही हो गया, दो दुना चार होता है ना, पावर तो गुना हो जाते हैं ना आपस में, तो दो दुना चार, तो साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा हो गया ना। तो ये वाला और ये वाला सेम बात ही है, ये वाला सेम बात ही है। लेकिन आप खुद देखो साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा जो है इसे हम cos थीटा लिख सकते हैं ना, देखो लिख दो आप इसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे हम क्या लिख देंगे cos थीटा, cos थीटा पावर में दो है ना, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर थीटा, अब पावर में दो है तो इसे ऐसे ही लिख देना cos स्क्वायर थीटा। आप बताओ इसका मान तो एक अभी आपने जस्ट पढ़ा था, तो एक होता है तो क्या हो जाएगा 20 राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा कि 10 25 10 65 बराबर ए है, साइन ए है तो ए का मान पूछा है। ठीक है, खुद देखो 10 25 और यहाँ पर क्या है 10 65 है, तो अब देखो 25 और 65 मिलके 90 बना रहे हैं ना, बना रहे हैं ना। अगर 10 25 है कॉट 25 रहता तो आंसर एक हो जाता, पीछे हमने बात आपको बताया। तो क्या करो आप इसे क्या करो कॉट में बदल लो, इसे क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 65। तो अब बताओ कॉट 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा ना,
बचेगा। अब बताओ टेन 25 गुना कॉट 25 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर साइन का ए। तो आपको आप ये सोचना है साइन में एक किसका मान होता है, साइन में एक किसका मान होता है, तो आपको दिमाग कहेगा साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर साइन का ए। तो साइन से साइन गया कट, तो ए का मान कितना आ गया मेरे, 90 डिग्री आ गया। ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको साइन कॉस टेन रखने हैं, इसका वैल्यू रखना है, और ये सब आपको खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45 1 बटा रूट 2, साइन 60 रूट 3 बटा 2, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस जीरो 1, कॉस 30 रूट 3 बटा 2, कॉस 45 1 बटा रूट 2, कॉस 60 1 बटा 2, और कॉस 90 जीरो, ठीक है। टेन जीरो जीरो, टेन 30 1 बटा रूट 3, टेन 45 1, टेन 60 रूट 3, और टेन 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और जीरो में बताता हूँ, कभी भी अगर जीरो आ जाए तो जीरो का उल्टा क्या होता है मेरा, अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड का उल्टा क्या क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए मैं टेन जीरो, आपको टेन जीरो पूछा आपसे तो आपने जीरो कह दिया, अगर मैं आपसे कॉट जीरो पूछ लूं, ठीक है, तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो बस जीरो का उल्टा कहना है, तो जीरो का उल्टा क्या कह दोगे आप, अनडिफाइंड कह दोगे, ठीक है। अगर कभी भी मैं आपसे साइन 30 का वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहोगे, 1 बटा 30 दो कहोगे, 1 बटा 2 कहोगे, साइन 30 पूछूं तो 1 बटा 2 कहोगे। लेकिन मैं आपसे कॉसेक 30 पूछूं तो क्या कहोगे, बस आप इसका उल्टा कह दोगे, 2 बटा 1 कह दोगे। मतलब ये नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं, तो 2 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ये तीन याद करने जरूरी है, और ये तीन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप प्लीज आप इन तीनों को याद कर लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। देखो एक मीनार हमने कह दिया, ये क्या है मेरा, ये मेरा मीनार है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मीनार। मीनार का ये नीचे वाला क्या होता है, पाद बिंदु होता है, ये क्या होता है मेरा शीर्ष होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, मीनार के शीर्ष का यही शीर्ष है, शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर दूर, इसके पाद जो है इससे 10 मीटर दूर, ये क्या है मेरे दोस्त, ये 10 मीटर है, 10 मीटर दूर 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा कि ये मीनार का ऊंचाई ज्ञात करो, तो एक्स पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये सामने वाला क्या हो जाता है, पी हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है, बी हो जाते हैं, ये एच तो फिक्स ही है कि नहीं। तो देखो ये पी और बी तो दे रखा है, तो पी और बी किस में मिलते हैं, टेन में मिलते हैं। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, टेन का 60 डिग्री लगाओ, क्या हो जाएगा, पी बटा बी होता है ना, टेन क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो एक्स बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन 60 कितने होते हैं, रूट थ्री होते हैं, रूट थ्री बराबर टेन बट एक्स बटा 10। अब एक्स चाहिए तो 10 को क्या करोगे, इधर ले जाओगे, 10 भागा में है, इधर गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 रूट तीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना मेरे दोस्त, ठीक है। देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो टेन 60 कितना होता है, टेन 60 अभी आपने बताया कि टेन 60 रूट थ्री होता है, बट कुछ नहीं तो एक है। अब लेकिन बताओ एक बात, टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है ना, मतलब पी बटा बी लंब बटा आधार होता है ना। इसका मतलब ऊपर वाला पी है और नीचे वाला मेरा क्या है, बी है। ऊपर वाला पी है, नीचे वाला बी है। देखो तो ये क्या है मेरा, पी है रूट थ्री, और नीचे वाला बी क्या है, वन है। इससे इन दोनों को रिलेट करके आप यही बोल सकते हो ना कि सर ऊपर वाला रूट थ्री है और नीचे वाला क्या है, वन है। लेकिन देखो आपको ये जो है ना मेरे दोस्त, रेशियो है, अनुपात है, ये एक नहीं है ना। तो लेकिन ये क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो एक 10 कैसे बने होंगे, 10 से गुना करेंगे उसके बाद ही बनेंगे। इसीलिए आप भी क्या करोगे, इसे 10 से गुना कर दोगे, क्या हो जाएगा, 10 रूट तीन हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को आपको इस टाइप से बनाने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर था, हमने कह दिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है, कितनी ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है, ठीक है। 30 मीटर की ऊंचाई पर पतंग है, और इसकी डोर, डोर आप बताओ, हम ऐसे करते हैं कि आप बताओ, मैं कहता हूँ डोर इसके जो है यहाँ से डोर ऐसे करके लगे हुए हैं, डोर यहाँ पे ऐसे करके लगे हुए हैं, डोर पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो डोर की लंबाई आपसे ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, आपसे ये वाला पूछ रहा है। देखो ये सामने वाला पी तो आपको दे रखा है, और ये आपसे एच पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ पी और एच कहाँ मिलते हैं, साइन में मिलते हैं, ठीक है ना। पी और एच कहाँ मिलते हैं, साइन में मिलते हैं। अब बताओ साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है एक बट सॉरी रूट थ्री बटा टू, साइन 60 कितने होते हैं, रूट थ्री बटा टू। देखो ऊपर वाले पी नीचे वाले एच, तो ये क्या हो गया, पी रूट थ्री, ये क्या है मेरे, दो है। देखो ये जो है 30 जो है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू 30 दे रखा है, रेशियो में क्या आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है। साइन 60 कितने होते हैं, साइन 60 होते हैं रूट थ्री बटा टू, ठीक है। देखो तो इस रूट थ्री में हम क्या करेंगे कि 30 हो जाए। आपको पता तो नहीं चला क्या गुना कर रहे हैं, तो क्या करो आप, रूट थ्री से इसमें भागा देख के देख लो कितना बार में कट रहा है, ठीक है। तो 30 बटा रूट थ्री करोगे, तो इसमें हम रूट थ्री, इसमें हम 30 बटा रूट थ्री से गुना करेंगे, तभी जाके होगा ये। तो सेम काम आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कर देना है, सेम काम आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कर देना है, ठीक है। दो में आप क्या करोगे, 30 बटा रूट थ्री से गुना कर दो, दो गुना 30 बटा रूट थ्री, ठीक है। तो क्या होगा, 30 दुना 60 बटा रूट थ्री, हर का प्रमीकरण करो तो ऊपर भी रूट थ्री हो जाएगा, नीचे भी रूट थ्री हो जाएगा। ऊपर में गुना करो क्या हो जाएगा, 60 रूट थ्री, और नीचे में रूट तीन गुना रूट तीन कितना, तीन होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 रूट थ्री, है ना। तो क्या हो जाएंगे, आपको सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव को आपको ऐसे ही बनाना है, अगर आप अपने तरीके से बनाते हो तो उसमें टाइम लगता है ज्यादा, इसीलिए प्लीज आप हमारी तरीका से बनाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला लिखा है कि एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर। कह रहा है एबीसी का क्षेत्रफल 54 दे रखा है, एबीसी का क्षेत्रफल 54 दे रखा है। तो पूछ रहा है डीईएफ, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा
कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर मान लिया जाए मैं इसे ए कह दूं, इसे मैं बी कह दूं, इसे सी कह दूं, इसे मैं डी कह दूं, इसे मैं ई कह दूं और इसे मैं एफ कह दूं, ठीक है। तो अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो क्या होगा, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अगर मान लिया जाए मैं कह दूं इसका संगत भुजा ये वाला है तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई, है ना, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, डीई का क्षेत्रफल पूछ रहा है, डीई का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। देखो आपको सवाल देखो एक बार, बीसी बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है, और ई बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि मेरे भाई बीसी बट्टा ई एफ, बीसी बट्टा ई एफ तो मतलब बीसी का स्क्वायर बट्टा ई एफ के भी बराबर होगा ना, मतलब बीसी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर के भी बराबर होगा। एरिया जो होगा वो ये बट्टा ये स्क्वायर के भी बराबर होगा, ये बट्टा ये स्क्वायर के भी बराबर होगा, ये बट्टा ये स्क्वायर के भी बराबर होगा, ठीक है। देखो तो ये दो साइड तो आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे कि आप लिख दोगे बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, है कि नहीं। देखो तो ए बी सी का स्क्वायर आपको दे रखा है 54, एरिया ऑफ निकालना किसका है, त्रिभुज डी ई एफ का तो निकालना ही है कि नहीं। देखो बीसी कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, है ना। देखो आपको पता है बराबर में दोनों साइड काटते हैं ना, तो क्या हो गया 9 छाका 54, है कि नहीं। अब देखो क्या हो गया 6 बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, है कि नहीं, 1 बट्टा कितना हो गया 16। आपको पता है कोना कोनी हम गुना कर सकते हैं ना, बराबर में जब होता है तो कोना कोनी हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक को इससे करोगे तो यही रह जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और इसको इससे करोगे कितना कितना हो जाएगा, 16 पंचे 16 गुना 6 कितने हो, 16 पंचे 80, 16 का 96 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, तो 20 द राइट आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम से आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिया है, इसमें कह रहा है कोण पी कोण क्यू के बराबर है। मतलब देखो मैं पहले लिख देता हूँ पी ई और एफ, इसको क्या लिख दो पी क्यू और पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है ये जो डी है ये किसके बराबर, ये जो है डी, ये डी मेरा क्यू के बराबर, डी क्यू के बराबर है, ठीक है। आर जो है ई के बराबर है, ये जो आर है, ये जो मेरा आर है वो किसके बराबर है, आर मेरा ई के बराबर है, ठीक है। आर मेरा ई के बराबर है, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। आपको पता होगा अगर कभी भी दो कोण बराबर हो, अगर दो कोण दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो एंगल एंगल समरूपता से क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है। कह सकते हो कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज, ठीक है। देखो डी के सामने क्या लिखोगे, डी के सामने आपको क्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि डी क्यू के बराबर है, तो डी के सामने क्या लिखोगे मेरे दोस्त, क्यू लिखोगे, ठीक है। और ई के सामने क्या लिखोगे, आर लिखोगे, ई के सामने क्या लिखोगे, आर लिखोगे। तो अब जस्ट पी बच गए तो पी लिख दो, है ना। तो आपको पता होगा दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजा भुजा क्या हो, एक ही अनुपात में हो, संगत भुजा क्या हो, एक ही अनुपात में हो, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, इसको अगर समरूप में है तो हम इसे ऐसे कह दे सकते हैं, डी क्यू के बराबर है, ई आर के बराबर है और एफ पी के बराबर है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं डी डीई बट्टा क्यू आर, डीई बट्टा क्यू आर जो है बराबर होगा ई एफ बट्टा आर पी, बराबर हो जाएगा डी एफ बट्टा क्यूपी, डी एफ बट्टा क्यूपी। ये अगर दोनों होते हैं, दोनों अगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मेरे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो अगर आपने त्रिभुज दोनों त्रिभुज को समरूप कह दिया एंगल एंगल समरूपता आपसे, आप खुद बताओ ये जो एफ है वो किसके बराबर हो जाएंगे, पी के बराबर हो जाएंगे। तो एफ किसके बराबर हो जाएंगे, पी के बराबर हो जाएंगे, तो इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा है त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इस प्रकार है ए बी बट्टा डी, मैं पहले लिख देता हूँ नाम ए बी सी, और मैं लिखता हूँ डी ई एफ, ठीक है। अगर मान लिया जाए ए बी बट्टा डी, मतलब देखो ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी, है ना, ए बी बट्टा डी, ठीक है। बी सी बट्टा ई एफ, मतलब देखो बी सी बट्टा ई एफ, और हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ए सी या सी है जो भी कह दो, ए सी बट्टा का डी एफ, ठीक है, यही कहोगे कहोगे, है ना। तो कह रहा आपसे कि एक मिनट मेरे दोस्त, कि आपसे क्या पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। वो देखो आपको दे रखा है बी जो है, बी जो है मेरे दोस्त 80 डिग्री है, बी जो है मेरे दोस्त 80 डिग्री है ना। और आपसे मैं ये दे दे रहा हूँ बी 80 डिग्री है, और मैं दे दे रहा हूँ इसे, मिसप्रिंट हो गया, आप ए कर दो इसे, ए अगर 40 डिग्री है, ए अगर 40 डिग्री है तो एफ का मान आप हमें बता दो, ठीक है। आप बताओ, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर देखो ये वाला और इसका संगत भुजा ये वाला, है ना, तो याद रखना इसके सामने वाले जो कोण होंगे ना, इसके सामने वाले जो कोण होंगे ना, है ना, और इसके सामने वाले जो कोण होंगे ना वो क्या होंगे,
देखो मैं एक बात समझाता हूँ कि अब ये दोनों जो त्रिभुज है, पहले क्या करो, इसे त्रिभुज को समरूप कह दो, ठीक है। देखो तीनों भुजा जो है क्या है, एक ही अनुपात में है। अनुपात इसका बराबर है ना, देखो दे रखा है ना, अनुपात बराबर है, तो क्या कहोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखो ए बी सी के समरूप में हम क्या लिखेंगे, डी ई एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो ए है, देखो पहले एक चीज बताओ, ए बी और सी, और इसके समरूप, ये हम त्रिभुज समरूप हमें लिखना है ना। अब देखो इसे कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ देखो, पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ए बी ए बी के सामने में क्या है मेरे दोस्त, सी है। ए बी के सामने में क्या है, सी है। और यहाँ जो इसका जो संगत भुजा है डी ई, इसके सामने में क्या है, एफ है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं सी के सामने में क्या होगा, एफ होगा। सी के सामने में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। देखो यहाँ बी सी है, बीसी के बीसी के संगत में कौन सा है, ई एफ है। एग्जाम में इसमें बोल रखे है ना। तो बीसी के सामने में क्या है, ए है, और इसके सामने में क्या है, डी है। ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ए के सामने हम डी लिखेंगे, ए के सामने हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। तो आप खुद ए के सामने हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, एक मिनट, ए के सामने हम क्या लिखेंगे, ए के सामने हम लिख देंगे डी लिख देंगे। अब खुद बताओ, डी एफ हो गया तो बीच में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, हो जाएगा। तो खुद बताओ कि आपको अगर दे रखा है ये 40 और ये 80, तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अब बताओ 40 20 कितना हो जाएंगे, 120। तो इसका मतलब इसका मान कितना है, इसका मान मेरे दोस्त 60 डिग्री है। इसका मान 60 डिग्री है ना। आप देखो, और इसको देखोगे तो आप कह सकते हो ना कि ये एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ हो जाएगा मेरे दोस्त समरूप से कह सकते हैं सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सी मेरा अगर 60 डिग्री है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। PA बराबर 7 सेंटीमीटर, PB का मान। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये त्रिभुज है, ये इसका क्या है मेरे दोस्त, केंद्र है, ठीक है। ये कोई बाह्य बिंदु P है, ठीक है। ये हम यहाँ पे हमने A ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है दोस्त, स्पर्श रेखा होते हैं। वृत्त को टच करके जो जाते हैं ना रेखा, वो क्या होते हैं, मेरे स्पर्श रेखाएं होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक थ्योरम होता है कि दोनों स्पर्श रेखा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर PA बराबर 7 है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। PB भी मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लिखा है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो ये वृत्त है, ये इसका क्या है मेरे दोस्त, केंद्र है, ठीक है। ये जो है, ये सटा वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, ये भी वृत्त को स्पर्श करके जा रही है। कह रहा है इसके बीच की दूरी जो है मेरे दोस्त, ये क्या है, 10 है, 10 है। तो अब बताओ, अगर ये केंद्र है तो इतना दूर मेरा त्रिज्या होगा कि नहीं, ये मेरा त्रिज्या होगा और ये भी मेरा त्रिज्या होगा। आपको पता है क्या होता है ना, त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर पूरा का पूरा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रही, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो वृत्त को स्पर्श रूप से, बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। देखो एक स्पर्श रेखा तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है, सटा के। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों का स्पर्श रेखा है, ठीक है। अगर हम एक ऐसे करके स्पर्श रेखा निकाल दें, तो एक दो हो गया, और एक ऐसे करके निकाल दे, दोनों दोनों को टच करके जा रहे हैं ना, तो ये उभयनिष्ठ हुए ना। तो कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं मेरे दोस्त, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। इसके सिवा कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आप नहीं डाल सकते, कोई स्पर्श रेखा आप नहीं खींच पाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है कि नहीं, तो उसका व्यास ज्ञात करें। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। देखो आपको क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई, 49 पाई, ठीक है। लेकिन आप बताओ, आप एक चीज बताओ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ बराबर के दोनों साइड काट सकते हैं, तो पाई से पाई गया कट, ठीक है। आर स्क्वायर है, लेकिन हमसे क्या पूछा, व्यास पूछ रहा है ना। तो पहले आर निकालेंगे, उसके बाद हम व्यास निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो आपको पता होगा, ये अगर ये त्रिज्या है, ये मेरा क्या है, आर है, हाँ, और ये मेरा क्या है, ये भी मेरा आर है। तो क्या है, ये दोनों जो केंद्र से होकर पास हो रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये क्या है, व्यास को हम डी से दिखाते हैं, क्या है, 2 बार आर होता है। 2 बार आर को जोड़ेंगे तभी ना जाके हम डी पहुंचेंगे, डी बनेगा मेरा। तो क्या होता है, आर निकालेंगे, उसका उसका दुगुना कर देंगे, हमें व्यास मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम आर यहाँ से निकाले, तो क्या होगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या रख दो, 7 रख दो। 7 गुना 2 कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। 20 द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है, 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब तो अगर एक पहिया है, अगर मान लिया जाए यहाँ से मैं कह दूं, ये रोड को यहाँ पे टच कर रहा है, रोड को यहाँ पे टच कर रहा है, ऐसे करके जैसे जैसे घूमेगा, तो धीरे धीरे करके पहिया यहाँ के आसपास हो जाएगा, है कि नहीं। अगर पहिया एक बार पूरा घूम जाता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से आके इतना दूर दूरी चल गई, इतना दूरी चल गई। पहिया जो चलती है, तो ये अपनी परिधि ही तो चलती है। पहिया तो अपनी साइड वाली परिधि ही तो चलेगी ना, है कि नहीं। तो कहने का मतलब, अगर आपको कह रहा है कि 5 चक्कर निकालना है, तो अगर हम ये निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में पहिया कितना चल रहा है, तो आपको एक चक्कर चक्कर में पहिया द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे, तो क्या होगा, वृत्त का परिधि लगाएंगे ना, क्योंकि
परिधि ही तो चक्का चलेगी ना, तो क्या होगा 2 पाई r, क्या होगा 2 गुना पाई का मान क्या 22/7, और आपको त्रिज्या दे रखा है 14, तो दे दिया हमने 14, तो 7 दूना 14, गुना करेंगे कितना होगा 2 दूना 4, 4 से 22 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 88, है ना। लेकिन ये जो है 5 बार, एक बार चला तो 88, दोबारा चलेगा फिर 88, तिबारा चलेगा फिर 88, 5 बार चला है तो इसे हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो 5 चक्कर में हो जाएगा, है कि नहीं। 5 अट्ठा 40 का जीरो हाथ में 4, 5 अट्ठा 40, 4 44, तो क्या हो जाएगा 440 सेमी दूरी चल जाएगा, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 15 6 5, तो घनाभ का पार्श्व का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो ये मैं कह देता हूँ लंबाई है मेरा, लंबाई मेरा कितना है 15, ये मैं क्या कह देता हूँ, ये मैं कह देता हूँ इसका ये क्या है, ये मेरा चौड़ाई है, ये क्या कहता हूँ चौड़ाई है, चौड़ाई 6 है, और ये ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त 5 है, ठीक है। आपको मैं इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, मैं अगले स्लाइड में आपको इसको फार्मूला दे दूंगा, आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं इसका सवाल को मतलब मैं बना के दिखाता हूँ पहले, ठीक है। आपको पार्श्व का क्षेत्रफल घनाभ का याद करना पड़ेगा, क्या होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 गुना ऊंचाई कितना है 5, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दोनों को जोड़ देंगे, 15 छह कितना हो जाते हैं 15 छह 21 हो जाते हैं, 15 छह कितना 21, तो देखो पहले इन दोनों को गुना करेंगे 10, 10 गुना 21 क्या हो जाएगा 210 हो जाते हैं, तो 210 क्या हो जाएंगे, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो अब पहले मैं आपको आयत के बारे में बता देता हूँ। आयत की परिमिति क्या होती है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का विकर्ण, ये जो विकर्ण होता है यह क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ साथ आयत जो बनते हैं किससे बनते हैं मेरे दोस्त, घन से बनते हैं, सॉरी घन किससे, सॉरी घनाभ किससे बनते हैं, घनाभ आयत से ही बनते हैं, ठीक है। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, अगर आपको डिटेल में समझने तो आप वहां जाके इसे प्लीज समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घन का, घनाभ का होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई जो ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का विकर्ण क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करवा दिया, अगर डिटेल में आपको समझना कैसे फार्मूले आ रहे हैं तो पिछले वीडियो जाके आप देखो, ठीक है। मैं अगला बढ़ता हूँ, ठीक है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते, ठीक है। ये जो सवाल है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरे दोस्त घन है, आपको पता होगा मैं पिछले स्लाइड में समझाऊंगा घन कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो ये जो होते हैं ये सतह होते हैं, सतह कितने होते हैं सर 6 होते हैं, ठीक है। एज मतलब जो साइड साइड वाला होता है ना ये सब जो होते हैं ना वो कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स कितने होते हैं 8, ये क्या है वर्टेक्स है, 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 हाँ ये क्या है वर्टेक्स है, ये कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। शीर्ष कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कितने 4 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आयतन आपको बराबर करने होते हैं, आयतन क्या करने होते हैं बराबर करने होते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के सवाल कैसे बनाने हैं कि 8 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन है ना, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो इसका पहले आयतन निकालो, आयतन क्या होता है भुजा क्यों, तो 8 गुना 8 गुना 8 ऐसे करोगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पूछ रहा है कितने बनाए जा सकते हैं ना, तो क्या करोगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 दुना 8, 4 दुना 8, 4 दुना 8, 2 दुना 4 दुना 8, कितने हो जाए कितने घन बनाए जा सकते हैं 8 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये घन ये क्या है मेरा दोस्त, घन घन किससे बनते हैं वर्ग से बनते हैं, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप तो चारों साइड चलना, ठीक है। वो क्या होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, विकर्ण क्या होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, ठीक है। ये जो है इसका हम क्या करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताते हैं। घन घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, घर का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ठीक है। याद रखेंगे घन में जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं मेरे दोस्त बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो कहां से आए फार्मूला ये सब कुछ मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए प्लीज आपको अगर इसके एक्सप्लेनेशन जानने हैं फार्मूला कैसे आए क्यों यही बने तो आप जाके देखेंगे, ठीक है। जाके क्या करेंगे पिछली वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीन धातु के घन को, घन जिसके किनारे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, नए घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो याद देखो घन को पिघलाकर नए घन बनाए जा रहे हैं ना, देखो क्या करने हैं सब, देखो ये जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर घन है, देखो तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर वाला है तो 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, है कि नहीं। ये जो है ये बड़े वाले घन जो है ना इसका जो है इसका आयतन क्या होगा भुजा, तो इसका ले लेते हैं 1 क्यूब, ठीक है। इसका भुजा मान लेते हैं बड़े वाले घन की भुजा हम ए, तो क्या हो जाए 1 क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब कितने होते हैं 27, 4 का क्यूब कहते हैं कितने कितने होते हैं 64, 5 का क्यूब कितने होते हैं 125, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 क्यूब, ठीक है। देखो सबको जोड़ना है तो 5 4 9, 9 7 कितने होते हैं 9 1 10 16 का हाथ में 1 हो जाता है, 2 6 8 2 10 1 11 के एक हाथ में 1 हो जाता है, 1 और 1 2 हो गया 216 हो गया 1 क्यूब। हमको ए चाहिए सिर्फ, ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 216 का घनमूल। 216 का घनमूल कैसे निकालते हैं एक बार देख लो, 216 ऐसे लिखेंगे 2 से लगाएंगे 2 1 2 जीरो 2 8 16, 2 से लगेगा 2 5 10 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 27 बार में जाएगा, फिर 2 3 से लगाएंगे
9 बार में जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 बार में जाएंगे। घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है, यहाँ 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ 3 का जोड़ा लग गया, तो इसमें से 2 निकाल लो और इसमें से 3 निकालो, कितना हो गया? घनमूल कितना हो गया? 6 हो गए। तो भुजा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 हो जाएगा। ऐसे क्या पूछ रहा है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। 4 गुना 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो गुना करोगे 4 से, पहले इस 6 में करते हैं, 4 6 के 24 और हाथ में 2, ठीक है। 4 तिया 12, 12 2 14, तो कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो आपको पता होगा, बेलन के बारे में बता चुका है, फिर हम नेक्स्ट टाइम में आपको बताएंगे, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। मेरे को बता 2 पाई आर एच, ठीक है। वो दे रखा है 1760, ठीक है, 1760, ठीक है। देखो, लेकिन आधार की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो, 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 14, ठीक है। और एच आपको निकालना है, बराबर 1760। आपको पता है घन क्या होते हैं? बराबर के दोनों साइड हम काट सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो कैसे काट सकते हैं, एक मिनट। आप ऐसे काट सकते हो, देखो 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 का 11, 6 बचे, 11 6 66 जीरो, ठीक है। अब कैसे काटेंगे? देखो, 2 दूना 4, देखो 4 चौका 16, 40 बार में कट जाएंगे। 7 से काटोगे, 7 दूना 14, 2 से काटोगे 20 बार में कट गए, 20 बार में कट गए, ठीक है। देखो एच का वैल्यू कितने आ जाएंगे? 20 आ गए ना, तो एच का मान कितना आ गया मेरा? 20 आ गया, है ना। तो 20 द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, मैं देखा तो ये क्या है? ये जो बनते हैं ना, कहने का मतलब जो ये बेलन जो बनते हैं, वो क्या बनते हैं? वृत्त से बनते हैं। नीचे भी वृत्त है, फिर इसके ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त जो डालोगे तो क्या बन जाएगा? इस टाइप का शेप मेरा बन जाएगा। इस टाइप का मेरा क्या हो जाएगा? शेप मेरा बन जाएगा, ठीक है। जो क्या होता है, जो क्या होता है? बेलन होते हैं, ठीक है। अब देखो, बेलन जो है नीचे में जो है क्या है? ये इसकी क्या है? बेलन जो है, ये बेलन है, ये क्या है? यहाँ केंद्र है, ये इसकी क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। ये इसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है। ये इसकी क्या हो जाती है मेरे दोस्त? ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। इसका देखो, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब होता है ऊपर और नीचे वाले छोड़कर, ऊपर और नीचे वाले छोड़कर, ठीक है। ये साइड वाले, ये बस साइड वाले, ठीक है। ये सिर्फ साइड वाले, ठीक है। याद रखेंगे हमारी बातों को, ठीक है। तो देखो, संपूर्ण पृष्ठ क्या करेंगे? ऊपर और नीचे वाले को जोड़ देंगे। ऊपर में भी वृत्त है और नीचे में भी वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दो ऊपर और नीचे दो वृत्त है, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे? 2 पाई आर एच में, मतलब वक्रपृष्ठ में हम क्या करेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये मेरा क्या है? आयत है। ये मेरा क्या है? आयत है। आयत को जब जैसे ऐसे करके आप फोल्ड करोगे तो इसी शेप का ले लेगा। फील करके देखो, इसी शेप का ले लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये जो आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है, वो क्या है? घूम करके इस टाइप का शेप ले लेता है, मतलब वृत्त का शेप ले लेता है। कहने का मतलब, आयत की जो लंबाई है वही क्या बन जाती है? वृत्त का शेप ले लेता है, मतलब वृत्त की ये ऐसे ऐसे ये शेड, ये जो है ना, जो मैं शेड कर रहा हूँ, मैं जो रंग रहा हूँ ना, वो शेप ले लेते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो शेप जो मैंने रंगा, वो क्या है? वो मेरा क्या है? परिधि है। परिधि है, क्या है? परिधि, है ना। तो कहने का मतलब, ये जो लंबाई होती है आयत की, वो क्या होती है? वृत्त की परिधि बन जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम कह रहा है 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मेरा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको याद होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो, तो ये व्यास है, तो त्रिज्या निकालोगे, क्या होगा? 14/2, मतलब 7 हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू डालना है 3 गुना, तो देखो ऑप्शन में पाई है तो पाई को ऐसे ही रहने देना, ठीक है। आर स्क्वायर तो 7 गुना 7, है ना। 7 गुना 7, है ना। तो गुना करो, क्या होगा? 7 7 तो 49, 49 को कितने से गुना करना है? 3 से गुना करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, 3 नंबर 27 के साथ हाथ में दो, 3 चौका 12, 13 14, कितना हो गया? 147 पाई हो गया, 147 पाई हो गया। तो इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आगे समझाता हूँ। ये मेरा क्या है? गोला है, ठीक है। ये मेरा क्या है? केंद्र है, ठीक है। ये मेरा त्रिज्या है, ये भी 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 मेरा त्रिज्या है। गोला को फील करो, गेंद को फील करो, है ना। बीच में केंद्र होगा तो क्या होगा? चारों चारों साइड के जो दीवार होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं दोस्त? वो हमारे त्रिज्या हो जाते हैं, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 बाय आर स्क्वायर। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। वक्र पृष्ठ नहीं होते। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? हम ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेंगे, ठीक है। अब देखो, वक्र पृष्ठ इसमें जो है, ये क्या है? अर्धगोला है, ये इसका केंद्र है, ये हमारी त्रिज्या है ना। यहाँ पे तक ये भी हमारी त्रिज्या होगी, ये भी हमारी त्रिज्या होगी, ये भी हमारी त्रिज्या होगी, है कि? याद रखेंगे हमारी दोस्त बातों को। ये हमारी त्रिज्या होगी, ये भी हमारी त्रिज्याएं होगी, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर गोला पूरा रहता तो 4 पाई आर स्क्वायर रहता, लेकिन ये आधा, वक्र मतलब क्या होता है? आधा, इतना ही लेना है ना। वक्र मतलब होता है नीचे वाले छोड़ के, नीचे वाले क्या करना है? छोड़ना है। तो ये अगर पूरा रहता गोल तो 4 पाई आर स्क्वायर रहता, आधा है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर संपूर्ण निकालने हैं तो ये वक्र जो है, ये वक्र जो है, इसमें क्या करेंगे? नीचे वाले हम जोड़ देंगे, नीचे वाले हम जोड़ देंगे। नीचे में क्या है? पाई आर, वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या होता है? अगर पूरा गोला रहता है तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आधा है तो इसको हम आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, सबसे पहले मैं आपको शंकु समझाता हूं। देखो, शंकु का ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? वृत्त होता है, ठीक है। वृत्त के ऊपर छोटा वृत्त, उससे ऊपर छोटा वृत्त, ऐसे ऐसे करते करते क्या बन जाता है? मेरे एक शंकु बन जाता है। ऐसे मेरा क्या करते 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 एक मेरा शंकु बन जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है मेरे दोस्त? ऊंचाई होती है। ये इसकी त्रिज्या होती है। ये इसकी क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई जो निकालोगे, देखो तो ये एक जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे एल है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का
आर स्क्वायर, बस एल चाहिए, एल चाहिए तो स्क्वायर हटाओ रूट लगेगा, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर रूट 100 में। ठीक है, तो यही हमने लिखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर एल होता है ना, एल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल करोगे तो क्या करोगे, पाई आर एल वक्र पृष्ठ है, इसमें क्या करोगे, ये नीचे वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके करो, या इसमें दोनों में कॉमन निकाल दो, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो पाई आर निकालोगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर बच जाएगा, जो ऐसे यहाँ ऐसे हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये सवाल देखो, सवाल बनाते कैसे, ठीक है, लिख रखा है शंकु का आयतन इतना दे रखा है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है मेरे दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वो आपको 1570 दे रखा है। ठीक है, देखो तो 1/3, अब एक बार थोड़ा आराम से देखो। ठीक है, आपको नीचे वाले वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, देखो तो पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, वृत्त का क्षेत्र, ये मतलब ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी आपको 314 दे रखा है, तो यहाँ क्या डालोगे, 314 गुना एच बराबर 1570। ठीक है, काटने का कोशिश करो, काटने का क्या करो, कोशिश करो, ऊपर से क्या होते हैं, ऊपर ऊपर कट जाते हैं। ठीक है, ऊपर से ऊपर क्या होते हैं, कट जाते हैं, काटोगे कैसे, है ना, वो अब हम एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर एक बार सोचो आप, ठीक है, ऊपर से ऊपर हम कैसे काट सकते हैं, देखो। ठीक है, एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट रुक जाएंगे मेरे भाई, तो ऊपर से ऊपर कैसे काट सकते हैं, देखो। ठीक है, 157, आप जैसे दो तीन जैसे काटने को काट सकते हो, देखो 157 का 157, जीरो है तो जीरो, 157 दूना हो जाता है ये। ठीक है, फिर दो पंचे हो जाता है 10। ठीक है, देखो क्या हो गया, h/3 बराबर 5, हमें h चाहिए तो 3 इधर गुना में चल जाएगा, क्योंकि इधर भागा में इधर गुना में जाएगा, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगला। ठीक है, लिखा है एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। मैं समझा चुका हूँ क्यों यही होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, आप इसे याद कर सकते हो, है ना। कोई भी निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता 1 होगी, कोई भी घटना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, ऐसा कह दूं सूरज पश्चिम में उगती है तो ये अनिश्चित घटना है, तो इसका प्रायिकता 0 होगा। मैं कह दूं सूरज पूरब में उगता है, वो निश्चित घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे 0 से 1 की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है पीई, मतलब प्रायिकता जो होती है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक, तो एक से अधिक प्रायिकता नहीं होती, तो क्या हो जाए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 3 सिक्के को उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो दो ही परिणाम संभव, क्या, या तो चित आ सकते हैं जिसे हम हेड एच से दिखाते हैं, या पट आ सकते हैं जिसे टेल हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम टी से दिखाते हैं। ठीक है, एक सिक्का जब उछालते हो तो उसके क्या करते हो, 2 के पावर 1 करते हो, 2 के पावर 1 करोगे तो दो परिणाम हो जाते हैं। अगर दो सिक्का उछालते हो तो 2 के पावर 2 करते हो, है ना, 2 के पावर 2 करते हो तो चार परिणाम, 2 दूना 4 हो जाएंगे। अगर तीन सिक्का उछालते हो तो 2 के पावर 3 करते हो, है ना, तो 8 परिणाम हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ, यदि n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल संभव परिणामों की संख्या होती है 2 का पावर n। कोई भी सिक्का उछालते हो तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर में n। ठीक है, और n क्या होता है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, जितने सिक्के रहते हैं उतने आप क्या करोगे, ऊपर में डाल दोगे। एक सिक्का उछालते हो ऊपर में एक डालोगे, दो सिक्का उछालते हो ऊपर में दो डालोगे, तीन सिक्का उछालते हो तो ऊपर में क्या डालोगे, तीन डालोगे। ठीक है, तो अगर एक दो सॉरी दो सिक्का उछालते हो तो, सॉरी एक सिक्का उछालते हो तो ऊपर में एक डालो तो दो परिणाम हो गया, तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं। अगर, कहने का मतलब, अगर दो सिक्का उछालते हो, अगर दो सिक्का उछालते हो तो कुल परिणाम 4 हो जाएंगे, या हेड हेड आ सकते हैं, है ना, या हेड टेल आ सकते हैं, या एक पर टेल एक पर हेड आ सकते हैं, या दोनों पर टेल टेल आ सकते हैं। ये परिणाम है। ये 8 परिणाम जो है इसे हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको क्या करता हूँ मेरे दोस्त, एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे आप अगर ऐसे कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, ये तो मैं समझाता हूँ, क्या करना है आपको, ऐसे करना है, एच 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 टी 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 टी। ठीक है, 8 बार हो गया, 8 बार हो गया, फिर क्या करना है आपको, एक मिनट, एच 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 टी टी एच एच टी टी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एच टी एच टी एच टी एच और टी, यही कुल परिणाम बनते हैं मेरे दोस्त, याद रखेंगे। ठीक है, 4 बार एच लिख दो, 4 बार टी लिख दो, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, और एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। ठीक है, यही संभव परिणाम बन सकते हैं, ऐसे ही करके आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, या आप इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, याद होता है तो याद कर लो आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो लेकिन याद रखेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अगर कहेगा आप एक सिक्का उछालते हो तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल क्या है, एक बार हेड आ सकता है, कुल क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो कुल परिणाम कितना हो गए, 2 हो गए, 1/2 हो गया, है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो संभव परिणाम पूछते तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रथम 7 गुणजों का माध्य ज्ञात करें। ठीक है,
सात गुणजों को क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, 7 का अंक 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचा 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ता 49। ठीक है, 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49। ठीक है, 7 सत्ता 49। ठीक है, अब देखो माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होता है, कुल जो परिणाम है उसको जोड़ो और बट्टे में जितने संख्या है उससे क्या करो, भागा दे दो। ठीक है, तो 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 करोगे, अब बट्टे में 7 कर दो। एक मिनट मेरे दोस्त, 7 के प्रथम 5 ही कह रहे हैं। ठीक है, 5 ही कह रहे हैं, तो यहीं तक जाना है आपको, 35 तक, ये नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, यहीं तक जाना है आपको। ठीक है, अगर लेकिन देखिए देखो, देखो 7 से 14 पे गया तो 7 का अंतर है, 14 से 21 पे गया तो 7 का अंतर है, 21 से 28 पे गया तो 7 का अंतर है, और 28 से 25 पे गया तो 7 का अंतर है। ठीक है, तो सीरीज इसका मतलब एपी में है, सीरीज का मतलब किस में है, एपी में। आप बताओ एपी में माध्य निकालने के लिए हमने क्या बताया था, माध्य औसत निकालने हम क्या था, पहला प्लस आखिरी बटे 2 है ना, तो 7 प्लस 35, 7 प्लस 35 बटे 2, तो कितना होगा, 42 बटे 2, काटोगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। एक मिनट मेरे दोस्त, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें नहीं मिल पाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, इसके आंसर 21 हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बात समझा, अगर मान लिया जाए यही कहता कि सात के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करें, तो 21 जो आया है इसका मतलब इसके पास भी 21 है, इसके पास भी 21 है, इसके पास भी 21 है, सबके पास 21 है ना, तो 5 अक्षर है तो क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 105 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा दूसरा कह रहा है, सवाल मेरा क्या कह रहा है, दूसरा चीज कह रहा है, तो वो मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ उसको। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुक जाएंगे मेरे दोस्त, एक मिनट। बहुत शिद्दत के साथ मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं स्पीड के साथ चलता हूँ, इसीलिए प्लीज आप इस वीडियो को पूरा इत्मीनान के साथ क्या करना, देखना। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ, कह रहा है 5 की प्रथम 7 गुणज, तो क्या लिखोगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 25, 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ता 35। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया एपी में सीरीज लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, पहला प्लस आखिरी बटा 2, पहला प्लस आखिरी बटा 2, तो पहला क्या है 5 और आखिरी क्या है 25, 5 5 और 35, तो कितना हो गया, 40 हो गए, जोड़ेंगे तो बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कि ये दे रखा है एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 10 का माध्य 9 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या है मेरा एक्स है, ये क्या है मेरा एक्स प्लस 3 है, ये क्या है मेरा एक्स प्लस 5 है, ये क्या है मेरा एक्स प्लस 7 है, ये क्या है मेरा एक्स प्लस 10 है। ठीक है, इसका जो माध्य निकालना है, तो देखो ये तो एक्स वाला है, इसे आप क्या करो, मैं अगली क्लास में मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, पहले आप इसे बेसिक तरीका सीखो। ठीक है, माध्य क्या होता है, कुल परिणामों का योग, तो क्या करोगे, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाते हैं, जितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो नीचे में मैंने 5 कर दिया, तो देखो, तो 1 2 3 4 और 5, 5 एक्स, तो क्या हम करेंगे, 5 एक्स प्लस संख्या कितने हैं, 3 5 8, 8 7 15, 15 10 25 बट्टा 5, लेकिन माध्य कितना है मेरे दोस्त, माध्य है मेरा 9। ठीक है, तो नीचे को हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से क्या करेंगे, इधर भागा में है, इधर किस में जाएगा, गुना में जाएगा, तो गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 एक्स प्लस 25 बराबर 45, यहाँ से 5 एक्स बराबर क्या होगा, 45 माइनस का 25 कितना हो जाएगा, 20, और एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 बट्टा 5, तो काट दोगे क्या हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, एक्स वन कितना आ गया, 4। ठीक है, तो एक्स वन आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक क्लियरली समझ रहे होंगे। इसे आप बेसिक तरीका से बताओ, कल की वीडियो में तुम्हें, अगली जो वीडियो आएगी मैं उसमें इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा है वो क्या है, माध्य से रिलेटेड है। अब ये बहुत अच्छा है यार, एक बार आप इसे, मैं इस कंसेप्ट को अच्छे वे में समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है, ये दे रखा है, चर दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, चर 2 है जिसकी बारंबारता 5 है, ये 4 है जिसकी बारंबारता 2 है, चर 6 है जिसकी बारंबारता 3 है, चर 10 है जिसकी बारंबारता 1 है, चर 12 है जिसकी बारंबारता 2 है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। कुछ समझ देखो, आंकड़े जो हो, पहले सबसे पहले जाना है आंकड़ा का क्या होता है, इसे हम किससे दिखाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। सिग्मा इसका अर्थ होता है जोड़ना, सिग्मा का सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, माध्य का सूत्र होता है, ऐसे करके हम माध्य को ऐसे करके दिखाते हैं, सिग्मा एक्स बट्टा एन, मतलब जितने एक्स है सबको जोड़ो, बट्टे में जितनी संख्या है उसे क्या करो, बटे में भागा दे दो। ठीक है, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आंकड़े देखो, आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यथाप्राप्त आंकड़े, एक होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। मैं समझाता हूँ पहले। ठीक है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ बच्चे को जो टेस्ट में मार्क आए वो हमने लिखा 8 7 1 0 5 7 10 9 3 2 6 9 10 2 5 4 7 6 9 3, ये लिखा हमने। तो देखो अगर ये तो यहाँ पे कम बच्चे हैं तो आपने ऐसे करके लिया, यहाँ पे टोटल 20 ही बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 बच्चे हैं तो हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, लेकिन वहीं पे 500 2,000 3,000 50,000 रहेंगे ना, तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि इसे हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम कहाँ चले गए, वर्गीकृत आंकड़े पे चले गए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंक, और यहाँ पे हमने लिख दिया उसके बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, बारंबारता मतलब कोई चीज कितनी बार आई है, तो हमने लिखा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा। देखो 0 अंक लाने वाले बच्चे इसमें कितने हैं, देखो 0 अंक लाने वाले बच्चे एक हैं। ठीक है, 1 अंक लाने वाले बच्चे कितने हैं, 1 अंक लाने वाले बच्चे एक है ना, एक है। 2 अंक लाने वाले बच्चे कितना है, इससे हम देख रहे हैं
2 है, 3 अंक लाने वाले बच्चे 2 हैं, 4 अंक लाने वाले बच्चे 1 है, 5 अंक लाने वाले बच्चे 6 हैं, 6 अंक लाने वाले बच्चे 2 हैं और 7 अंक लाने वाले बच्चे 3 है, 8 अंक लाने वाले बच्चे 1 है, 9 अंक लाने वाले बच्चे 3 है और 10 अंक लाने वाले बच्चे 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसका आप आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ। वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े समझ में आ गए होंगे क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है मेरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन, मतलब वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ग बना के करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, वहां जो 10 तक मैक्सिमम 10 तक मार्क आए थे हम, तो हमने लिखा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 से 10 अंक लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 2 थी। 2 से 4 अंक लाने वाली की संख्या 4 थी। 4 से 6 अंक लाने वाले बच्चे की संख्या 3 थी। 3 थी। और 6 से 8 अंक लाने वाले बच्चे की संख्या 15 थी, सॉरी 5 थी। और 8 से 10 अंक लाने वाले बच्चे की संख्या 4 थी। 10 से 12 अंक लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 2 थी। ठीक है, टोटल जोड़ोगे तो 20 आ जाएंगे। टोटल जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसका मतलब समझाता हूँ। 0 से 10 का मतलब है 0 से 1 तक तो जाएंगे, लेकिन 2 वाला हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 वाला इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 3 तक तो जाएंगे, लेकिन 4 वाला इसमें नहीं आएगा, 4 वाला इसमें चला जाएगा। ठीक है, 4 से 5 तक तो इसमें जाएंगे, लेकिन 6 वाला इसमें काउंट नहीं है, 6 वाला लाइन इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, 8 वाला लाइन इसमें काउंट नहीं, इसमें 7 तक ही काउंट होगा। 8 वाला लाइन इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं। इसमें 10 तक नहीं जाएंगे, 9 तक ही जाएंगे, लेकिन 10 वाला जो है लाइन इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें जो है, इसमें 12 तक नहीं जाए, 11 तक ही जाएंगे, लेकिन 12 जो है ना, सॉरी, इसमें हम कहा 11 तक ही जाएंगे। ठीक है, 11 तक ही जाएंगे। ये 12 वाला जो है वो अगले लाइन में क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो पहला जो लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं? निम्न सीमा कहते हैं। और ये जो लाइन लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 और 12 से आपको एग्जाम्पल समझाया। इसका आपको निम्न सीमा 8, उच्च सीमा 10, निम्न सीमा 6, उच्च सीमा 8, निम्न सीमा 4, उच्च सीमा 6, निम्न सीमा 2, उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको चीजों को क्लियरली करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है बारंबारता बढ़ने माध्यम निकालने के लिए विधि। विधि कितनी होती है? 3 विधि होती है। पहला पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, तीसरा होता है पग विचलन विधि। आज हम क्या करेंगे? केवल और केवल प्रत्यक्ष विधि करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ। मैं ये क्वेश्चन है, अब मैंने कहा 5 अंक लाने वाले बच्चे की बारंबारता 7 है, 10 अंक लाने वाले की संख्या 9 है, 15 अंक लाने वाले की संख्या 3 है, 20 अंक लाने वाले की संख्या 6 है। ठीक है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? पहले पहले क्या करना है आपको? x, ये जो अंक वाले हैं इसे हम x कह देते हैं। कोई चीज जितनी बार आती है उसे हम f कह देते हैं, बारंबारता कर देते हैं। fx निकालते हैं। यहाँ पर fx मतलब f और x को गुना करना है। तो 7 पंचा 35, 10 नम्मा 90, 15 गुना 3 45, 20 गुना 6 कितने हो जाते हैं? 120। ठीक है, जब आप सबको जोड़ोगे, सिग्मा एफ एक्स करोगे तो मतलब सिग्मा मतलब क्या था? जोड़। जब सबको सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसे जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे? इसे आप जोड़ के देखो, ये हो जाएंगे 25। ये क्या हो जाएंगे? 25। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो देखो को एक्स माध्य निकाले, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो कितना आ गया? 290 बट्टा 25। ठीक है, जब काटोगे इसे तो मैं समझाता हूँ। 25 25, 5 से काटोगे 25 25, 5 अट्ठा 40, तो कितना हो गया? 58 बट्टा 5। भागा दो, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 8 बचे, तो 5 एकान 5 3 बचेगा। 3 बचेगा ना, 3 पे जैसे जीरो डालोगे तो 5 छक्का 30, तो 11.6 आ जाएंगे इसके माध्य। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो मेरा है, ये क्या है? मेरा अवर्गीकृत, अवर्गीकृत है। क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा है ना, आंकड़ा है। ठीक है, तो इसी पे रिलेटेड पिछले जो आपको क्वेश्चन थे, आपको इसी पे बन जाएंगे। प्लीज आप उसे बनाकर हमें कमेंट प्लीज जरूर करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया? ये वर्ग हमने आपको दिया है। ठीक है, बारंबारता हमने दिया है और आपसे माध्य मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो अब हमारी बातों को समझो। ठीक है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, देखो हमने f दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको जो फॉर्मूला है, तो आपको पता होगा माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। माध्य निकालने के x जो निकालते हो कितना? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, है ना। तो x तो है ही नहीं इस वर्ग में, f तो है ही नहीं, ये हम निकाला है, हमने ये निकाला है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे निकालते। ठीक है, करते क्या है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 0 प्लस 10, तो 10 बटे 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 10 जोड़ 20 बटे 2 करेंगे, हम x निकाल रहे हैं, हम x निकाल, ध्यान देंगे हम x निकाल रहे हैं। ठीक है, 10 जोड़ 20 30 हो जाएगा, 30 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 20 30 50 हो जाएगा, 50 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 30 और 40 70 होगा, 70 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 40 50 कितना होता है? 90 होते हैं, 90 बटे 2 करेंगे कितने आ जाएंगे? 45 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने x कैसे निकाला समझ में आ गया। उसके बाद आपको x fx निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में तो fx होता है ना। ठीक है, 5 गुना 5 कितना होता है? 25। 8 गुना 15 कितना होता है? 120। 6 गुना 25 कितने होते हैं? 6 गुना 25 हो जाते हैं 150। ठीक है, 7 गुना 35 कितने हो जाते हैं? 245। 4 गुना 45 कितने होते हैं? 180। ठीक है, आपको सिग्मा fx मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 0 5 5 हो गए, 5 में 0 जोड़ोगे 5 0, फिर 5 5 5 10 का 0 हाथ में 1,
8 4 12 12 12 5 17 17 2 17 2 19 19 2 19 2 21 एक हासिल था 22 का दो हाथ में बच गया आपको 22 का दो हाथ में बच गया आपको दो ठीक है देखो यहाँ पे एक दो तीन तीन एक चार चार एक पांच पांच दो हासिल था तो कितना हो गया 720 ठीक है और इसको जब जोड़ोगे एक्स को जब जोड़ोगे तो कितना हो गया देखो 8 5 13 13 6 18 18 13 6 पांच आठ तेरह तेरह छह अठारह अठारह दो बीस पांच पच्चीस पच्चीस चार कितना हो जाते हैं 29 हो जाते कितने हो जाते हैं 29 हो जाते ठीक है 29 हो जाते क्या करोगे आप 720 में 29 से क्या करोगे आप भागा दोगे घर पे भागा देके इसका भी आंसर आप कमेंट करोगे ठीक है बनाने का तरीका मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ठीक है अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की ओर इस पर क्वेश्चंस आप कैसे बनाओगे ठीक है देखो अगला मेरा क्वेश्चंस है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 5 से 10 बार बार दे रखा है ठीक है तो वर्ग अंतराल दे रखा है वर्ग अंतराल हमने यहाँ पे लिख दिया वर्ग अंतराल ठीक है वर्ग अंतराल क्या है 5 से 15 अगला क्या है 15 से 25 अगला क्या है 25 से 35 अगला क्या है 35 से 45 अगला क्या है 45 से 55 अगला क्या है 55 से 65 ठीक है अब देखो बारंबारता हम दे यहाँ पे बारंबारता लिखा है इसे हम क्या कहते हैं एफ से दिखाते हैं जो क्या है 6 11 21 23 14 और 5 ठीक है अब देखो आपको पता है पहले आपको एक्स तो निकालने पड़ेंगे एक्स कैसे निकालते हैं दोनों का जोड़ बटे 2 ठीक है 5 और 15 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 10 10 हो जाएगा देखो 15 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 5 30 10 40 40 बटे 2 कितना हो जाते हैं 20 ठीक है अब देखो इसे इधर करो ठीक है 2 मतलब 20 50 10 60 60 को 2 करेंगे कितना 30 तो आप देखो 10 10 बढ़ रहे हैं तो आप ऐसे ही 10 10 बढ़ाते चलो 10 20 30 के बाद 40 ले लो यहाँ पे 50 ले लो यहाँ पर 60 ले लो ठीक है आप करके भी देखोगे तो ऐसे ही आ जाएंगे ठीक है आपसे ठीक है आपको लेकिन आप एफ निकालना है ठीक है मतलब दोनों को गुना करना है देखो तो 6 गुना कितना हो जाएगा 60 11 गुना 20 कितना हो जाएगा 220 है ना 11 गुना 220 21 गुना 30 कितना हो जाएगा 21 गुना 30 हो जाएगा आपको 630 23 गुना 40 कितना होगा देखो तो 4 तिया 12 का दो हाथ में एक सॉरी एक 4 तिया 12 का दो हाथ में एक 4 गुना 8 एक 9 और यहाँ पे हम जीरो लगा लेते हैं ठीक है अब देखो 14 पंजे 70 14 पंजे 70 पे जीरो डाल दिए ये हो गया 5 छक्का 30 30 पे हमने क्या डाल दिया जीरो है तो जीरो डाल दिया हमने इसको जोड़ते हैं जीरो 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 समय जीरो है तो जीरो डाल दिया है ना जीरो जीरो दो दो और तीन पांच पांच दो सात सात छह तेरह का तीन हाथ में एक तीन सात दस दस नौ 19 एक हासिल था 20 20 छह 26 20 छह 26 26 और 26 दो 26 दो कितने हो जाते हैं 26 दो 28 हो जाते हैं कितने हो जाते हैं 28 होते हैं ठीक है तो कितना हो गया 2830 हो गए ठीक है अब बताओ माध्य निकालने के लिए क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ 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 भी निकालने हैं आपको तो एफ जोड़ के निकालो पहले आप ठीक है तो देखो कितने हो जाते हैं 6 7 8 3 11 11 4 15 5 20 का जीरो 20 का जीरो हाथ में दो दो एक तीन तीन दो पांच पांच दो सात सात एक आठ कितने हो गए 8 कितने हो गए मेरे दोस्त 80 हो गए कितने हो गए 80 हो गए ठीक है नीचे में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त 80 हो जाएंगे ठीक है आप इसे काटने का प्रयास करो काटोगे यही फार्मूला जो हमने लिखा है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ अब ऐसे हो जाएगा जो सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला 2830 और ये 80 काटेंगे इससे ही कट जाएगा कितना हो जाएगा 283 बट्टा 8 भागा तो लगेगा नहीं तो हम भागा देते हैं कितना आते हैं आंसर देखते हैं अतरिका 24 4 बजे 4 पर 3 43 8 पंचे 40 3 बचे तो 3 बजे तो 30 हो जाएगा है ना 3 बजे 30 हो जाएगा 3 बजे 30 होता है ना तो 8 से देंगे अतरिका 24 6 पे जीरो 60 हो जाएगा 6 बजे 60 तो 8 7 56 4 बजेंगे 4 बजे 40 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 35.375 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं वो चीजों को आप समझ गए होंगे ठीक है तो आज के लिए धन्यवाद हम आपको अगली किसी वीडियो में मिलेंगे बहुत इत्मीनान के साथ देखना वीडियो लंबी होती है लेकिन प्लीज आप धैर्य के साथ देखना आपको इससे बेस्ट नहीं मिलेगा कहीं आप यकीन मानो आपके 15 क्लास में पूरी मैथ्स और पूरी साइंस को जो मैं सीरीज चला रहा हूँ 15 क्लास में पूरी मैथ्स और पूरी साइंस की साइंस खत्म कर पाओगे इजिली अच्छे नंबर ला पाओगे ठीक है 90% आप इजिली ला पाओगे प्लीज मेरे साथ बस आप बने रहो मैं आपको सब कुछ अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा ठीक है और जो कुछ कंसेप्ट बच रहे हैं वो धीरे धीरे मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाता चलूंगा ठीक है तो आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाय।